हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे CMA फाउंडेशन का कॉस्ट शीट। दोस्तों चैप्टर बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही लॉजिकल है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं आपको जब तक पूरा समझाना दूँ या कम से कम आधे घंटे तक आप थोड़ा सा शांति से सुनना, है ना। अगर आप पहले पढ़ रहे हैं तो पहले पढ़ चुके हो तो आपको मेरी बात एकदम इजीली समझ में आ जाएगी। तो पहले पढ़ने वाले हो तो शांति से सुनना, आपको सब कुछ एकदम अच्छे से इन डेप्थ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको पढ़ा दूंगा ये सब अच्छे से, ये सब मेरी जो नोट्स है वो। उसके बाद अपन पढ़ेंगे आपकी स्टडी मटेरियल से। तो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है मान लो कॉस्ट शीट, आपको दिखाता हूँ। ये है मान लो कॉस्ट शीट, है ना। अब कॉस्ट शीट की एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे नोट दे दे के समझाया हूँ, जैसे कि यहाँ पर नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, मतलब कॉस्ट शीट की कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। हर चीज़ का नोट है, नोट के साथ एग्जाम्पल है, नोट है, नोट के साथ एग्जाम्पल है, यानी एक भी चीज़ आपकी नहीं मिस होगी। क्लियर है। इसे एकदम ध्यान से आराम से सुनो, आपको एकदम ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। CMA फाउंडेशन में कॉस्ट शीट है आपका चैप्टर नंबर 5 में। अगर चैप्टर नंबर 1 बोल सकते हैं तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि मतलब इसमें बेसिक चीज़ें एकदम बताने वाला हूँ, जैसे चैप्टर नंबर 1 में हम लोग सीखते हैं वैसे ही। देखो दोस्तों एकदम ध्यान से, पहली बात ये जो कॉस्ट शीट होती है, इसका मेरी आदत है कि चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब मैं समझा दूँ। तो मैं आपको चैप्टर का नाम का मतलब समझाता हूँ पढ़कर, एकदम सुनो ध्यान से, सब कुछ लिखा हुआ है। अ कॉस्ट शीट इज़ अ स्टेटमेंट। कॉस्ट शीट क्या है दोस्तों, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, दैट शोज, क्या दिखाता है ये, ऑल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कॉस्ट लगी है उस कॉस्ट शीट को देखकर मालूम चल जाता है। फिर क्या लिखा है, स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल। लाइक मान लो हम बनाते हैं शर्ट, तो शर्ट में बनाने के लिए क्या लगता है दोस्तों, कपड़ा। ठीक है, फिर क्या लगता है दोस्तों शर्ट बनाने में, लेबर। तो जो शर्ट बनाने वाला टेलर है वो अपना खर्च, अपना जो चार्ज है वो तो लेगा ही। उसके अलावा शर्ट मान लो कहाँ बनती है, फैक्ट्री में बनती है। ठीक है, तो कॉस्ट शीट को देख के हमको फैक्ट्री कॉस्ट मालूम चलती है। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पर ऑफिस कॉस्ट मालूम चलती है, सेलिंग कॉस्ट मालूम चलती है, एंड फाइनली टेल्स अस द टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, खाली एक ओवरव्यू है, ये क्या है, एक ओवरव्यू है। क्रक्स में देखेंगे अपन तो क्या है, इट इज़ अ स्टेटमेंट टू नो हाउ मच इट कॉस्ट टू मेक अ प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसकी कॉस्ट कितनी लगी, किस मालूम चलता है, कॉस्ट शीट मालूम चलता है। एंड हाउ मच प्रॉफिट वी अर्न बाय सेलिंग इट, और हम इसको बेचकर कितना प्रॉफिट कमाएंगे। क्लियर हो यहाँ तक। ये खाली बस मेरा उद्देश्य था चैप्टर के नाम का मतलब समझाना। अब देखो आपको समझाते हो एकदम प्रॉपर वे में। दोस्तों ये आपको दिख रही होगी शर्ट। ठीक है, तो दोस्तों एक मेरा दोस्त है जिसका काम था, वो टेलर है, अल्टीमेटली क्या है, टेलर है। अब क्या करता था कि उसकी शॉप में कोई आता था क्लॉथ लेकर। ठीक है, अब क्लॉथ लेकर आता था तो टेलरिंग वर्क करता था और उसको कपड़ा बनाकर यानी शर्ट बनाकर दे देता था। क्लियर है, टेलर तो ही करता है। हम टेलर की शॉप में जाएंगे कपड़ा लेकर, उसमें टेलरिंग वर्क करेगा, स्टिचिंग वगैरह करेगा और शर्ट बनाकर दे देगा। क्लियर है। अब जो मेरा दोस्त था ना, क्या होता था, इतना अच्छा शर्ट बनाता था, उसकी शर्ट की इतनी अच्छी फिटिंग होती थी कि उसको बहुत लोगों ने कहा, यार तेरे इतनी अच्छी कारीगरी है तो क्यों ना एक काम करे कि शर्ट की तो फैक्ट्री ओपन करें। क्या करें, शर्ट की फैक्ट्री ओपन करें। वो मेरा दोस्त आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। ओफो, उसका मुंह उस साइड है, उसका चेहरा नहीं दिख पाएगा, किसी दूसरे वीडियो में आपको उसका चेहरा दिखाऊंगा। तो देखो, जो दोस्त है उसने क्या किया मालूम है, उसने क्या किया, कपड़ा लेकर आया। क्या किया, कपड़ा लेकर आया, ये आपको दिख रहा होगा कपड़ा, इसको बोलेंगे हम लोग रॉ मटेरियल। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे रॉ मटेरियल। ठीक है, तो कपड़ा लेकर आया वो। अब कपड़ा लेकर आने के बाद उसने क्या किया, देखो बहुत सारे टेलर को रखा। ठीक है, अब मान लो रॉ मटेरियल आया एक शर्ट को सिलने के लिए, मान लो एक शर्ट को सिलने के लिए रॉ मटेरियल लगा 500 रुपये का। ठीक, टेलर ने कहा भाई हम भी एक शर्ट सिलने का लेंगे 500 रुपये। ठीक है, तो टेलर को बोलेंगे, जो टेलर लेगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। क्यों बोलेंगे डायरेक्ट लेबर, क्योंकि आप ये शर्ट देख रहे हो। ठीक है, तो इस शर्ट को देखकर पता चल रहा है कि भाई इसमें कपड़ा लगा हुआ है, इसको देखकर मालूम चल रहा है कि इसमें कपड़ा लगा हुआ है। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात, इसको किसी न किसी ने सिला तो होगा, इसको किसी न किसी ने सिला तो होगा, तो टेलर का भी खर्चा लगा है भाई। तो ये देख कर मालूम चलता है कि भाई कपड़ा लगा होगा और टेलर का खर्चा लगा होगा। मान लो कपड़ा लेते हैं 500 और टेलर खर्चा लेते हैं 500। तो देख कर जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, जिसको हम लोग जैसे यहाँ कपड़ा लगा होगा देख कर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट मटेरियल।
क्योंकि हम लोग देखकर उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। देख कर मालूम चल रहा है कि भाई टेलर ने इसको बनाया होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लेबर, कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे कि टेलर ने बनाया होगा। क्लियर है। तो अब दोस्त का काम ऐसे चल रहा था कि रॉ मटेरियल लाता था 500 का, टेलर को देता था 500 रुपये। अब प्रोडक्शन तो हो गया अच्छा खासा, है ना, लेकिन अब मार्केट में बिकेगा कैसे, उसको ब्रांड तो है नहीं। तो उसने क्या कहा, एक कंपनी थी मान लो गुड लक, उसने कहा भैया तुम्हारी तो बड़ी अच्छी कंपनी है, एक काम करो कि मैं आपको हर शर्ट में 100 रुपये दूंगा, हर शर्ट में क्या करूंगा, 100 रुपये दूंगा, जितनी शर्ट बनाऊंगा उसमें आपको 100 रुपये दूंगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है। तो जो मेन खर्चा है आपको दिख रहा होगा एक शर्ट में, एक मेन खर्चा दिख रहा होगा, ये देखो ये भी शर्ट है। आपको यहाँ पे मेन खर्चा क्या दिख रहा है, मेन खर्चा एक तो दिख रहा है कपड़ा लगा होगा, एक लगा होगा कपड़े के अलावा टेलर का खर्चा, ये मेन खर्चा दिख रहा है आपको। ठीक है। और यहाँ पे मान लो कोई ब्रांड का मार्क लगा हुआ है किसी ब्रांड का, उसका मान लो अगर मैं, मान लो कोई फैक्ट्री हो, मैं उस ब्रांड को क्या देता हूँ, 100 रुपये देता हूँ बनाने का। तो देख कर मान लो यहाँ पर मेरे को देख कर ही डायरेक्टली मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल लगा होगा 500 का, डायरेक्ट लेबर लगा होगा कितने का, 500 का, और डायरेक्ट एक्सपेंस लगा होगा कितने का, 100 रुपये का। तो मुख्य खर्चा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1100, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं मेन, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन हम लोग कॉस्ट में मेनली वर्ड यूज़ करेंगे प्राइम कॉस्ट, यानी मुख्य खर्चा। क्लियर है। अब देखो, अब उसके अलावा देखो ये आपको दिख रही होगी फैक्ट्री, फैक्ट्री में ये दिख रही होगी आपको लाइटिंग, ये देखो टेलर काम कर रहा है तो टेलिंग मशीन का खर्चा, है ना, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के बाहर एक गेट कीपर होगा वो, और फैक्ट्री में लोग जो काम कर रहे हैं तो सुपरवाइज़र एक आदमी आएगा, देखा कि इन्होंने काम बराबर तरीके से किया है कि नहीं किया है। तो अल्टीमेटली मैं इसको बोल देता हूँ फैक्ट्री का ओवरहेड। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। यानी फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या होता है, इन ओवरहेड मतलब समझो आप इनडायरेक्ट खर्चे। कौन से खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे जो दिखाई नहीं देते लेकिन लगते हैं। जैसे कि शर्ट में देखकर क्या मालूम चलता है कि भाई कपड़ा लगा है, ले टेलर का खर्चा लगा है और ब्रांड का खर्चा लगा हुआ है, डायरेक्टली मालूम चलता है भाई हम लोग को। क्लियर है। लेकिन हमको मालूम चलता है डायरेक्टली यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर मालूम चलता है अपन को डायरेक्टली, तो इस केस में अपन इसको बोलते हैं डायरेक्ट खर्चा। लेकिन शर्ट को देखकर ये मालूम चलता है कि भाई लाइटिंग लगी होगी, या मशीन का डेप्रिसिएशन लगा होगा, फैक्ट्री का सुपरवाइजर खर्चा लगा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओवरहेड। क्या बोलते हैं, ओवरहेड। क्लियर है। तो मान लेता हूँ फिलहाल के लिए यहाँ पे लगा फैक्ट्री ओवरहेड 100 रुपये। क्लियर है। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम, मुख्य खर्चा ये लगा, फैक्ट्री खर्चा ये लगा, इसको बोलेंगे हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट। ये हो गया 1200। तो अब दोस्तों काम ऐसा था कि फैक्ट्री में गुड्स बना और फैक्ट्री से लोग लेकर चले आते थे, फैक्ट्री से गुड्स बना तो फैक्ट्री से लेकर चले आते थे। ठीक है। लेकिन उसका काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है। दूसरे सिटी से, दूसरे स्टेट से, फॉरेन कंट्री से भी लोग आने लगे दोस्त से डील करने के लिए। तो जो मेरा दोस्त है जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है फिलहाल, तो उसको ज़रूरत क्या पड़ी कि भैया एक ऑफिस भी खोला जाए, है ना। तो उसने फिर क्या किया, देखो आपको दिख रहा होगा, उसने एक ऑफिस भी ओपन किया। देखो सब काम दिख रहे हैं ना, सब सब क्लाइंट है, ये दोस्त के वर्कर है, हम लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट वगैरह करते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, अब ऑफिस में कोई आएगा गुड्स लेने के लिए तो उसको दिखाएंगे ना कि बिल बिल वगैरह बनाएंगे, है ना, एग्रीमेंट करेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस। ये सब मैं समझाऊंगा डिटेल में, खाली अपन सीख रहे हैं, एकदम बेसिक है ना। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ठीक है। उसका भी लगा मान लो 100 रुपये। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ऑफिस में तो लोग आ गए, है ना, सब डील भी साइन हो गई। अब गुड्स को भेजना भी तो पड़ेगा। अब गुड्स को भेजने के लिए देखो ये सब डिपार्टमेंट है, यहाँ पर इसको बोलते हैं अपन, फिलहाल ये सब डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है। यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है। सब क्या होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देखो ऑटो ऑटो दिख रहा है, ट्रक दिख रही है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है। तो मान लो कितना हुआ यहाँ पर, 1200 प्लस 100 कितना हुआ, 1300। प्लस हम ले लेते हैं, उसको बोलते हैं अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये कितना लगा, मान लो 100 रुपये। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना हुआ, 1400। अभी हमारे दोस्त तो बड़े बड़े डील करता था, है ना, तो बोले इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आ रहे तो सेल कर देता हूँ मैं कितने में, 1500 में, 1500 में सेल कर देता हूँ। तो अल्टीमेटली उसने प्रॉफिट कितने की कमाई, प्रॉफिट कितने की कमाई, उसने प्रॉफिट कमाई यहाँ पर 100 रुपीज़ की। क्लियर है। प्रॉफिट उसने कमाई है 100 रुपीज़ की प्रॉफिट कमाई। कितना सिंपल है देखो, मैं सब याद करा दूंगा, डोंट वरी।
बस सुनना है आपको और समझना है। क्लियर है? तो देखो, ये बेसिक फॉर्मेट बन गया आपका कॉस्ट शीट का। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करके आया प्राइम कॉस्ट 100 रुपये। अब ये तो उसका खर्चा था प्राइम कॉस्ट। काम बढ़ा तो उसने क्या ओपन की? फैक्ट्री ओपन की। कितना लगा? 100 रुपये लगा फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा। इसमें बताऊंगा कि क्या क्या आता है, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई? 1200। अब शुरू में तो भाई साहब का सामान पूरा फैक्ट्री से बिक जा रहा था। अब बाद में उसको क्या करना पड़ा? ऑफिस भी खोलनी पड़ी, एग्रीमेंट वगैरह करना पड़ेगा, इसलिए ऑफिस का खर्चा कितना लगा? मान लो 100 रुपये लगा। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी खर्चा करना पड़ा, देखो सब दिख रहा होगा आपको, तो वो भी कितना लगा? 100 रुपये। उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेलिंग को ऐड करने के बाद याद रखना कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ऑफिस एंड एडमिशन के बाद रखना आप क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि यहाँ पर तो फैक्ट्री से डायरेक्ट चले आ रहा था बाहर, तो फैक्ट्री कॉस्ट, लेकिन ऑफिस का खर्चा लगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? फिर प्रॉफिट को ऐड करके आ जाएगी सेल। क्लियर है? मैं आपको सब याद करा देता हूँ, डोंट वरी। आई सुनते जो समस्या कॉन्सेप्ट आपका आई होप क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट का कि हो क्या रहा है। ठीक है, पिक्चर फॉर्म इसलिए बताया ताकि आपका माइंड काम करे कि भाई यहाँ पे फैक्ट्री में काम हो रहा है, यहाँ ऑफिस में काम हो रहा है, यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपको मतलब समझा दिया। अब हम समझते एकदम डिटेल्ड में, एकदम प्रॉपर वे में डिटेल्ड में अब समझते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है, क्या जो कॉस्ट होती है उसमें जो अपन शर्ट बना रहे थे, जो शर्ट को बनाने के लिए कॉस्ट लग रही थी, क्या उसमें हम सभी खर्चों को शामिल करेंगे क्या? हाँ या ना? सोचो पहले, सोच लिए, अब मैं बताता हूँ। देखो, कॉस्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस दैट आर इनकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज। कॉस्ट क्या होता है दोस्तों? टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो कि इनकर किया जाएगा गुड्स को बनाने के लिए या सर्विस को देने के लिए। अब क्या लिखा है? देखो, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, ठीक है, जो गुड्स को बनाने के लिए या सर्विस को देने के लिए। अब मेरा सवाल ये है, क्या हर तरह के खर्चों को जो सब अपन मान ऊपर बना रहे थे शर्ट, तो हर तरह के खर्चों को हम लोग शर्ट की कॉस्ट में शामिल करेंगे क्या? हाँ या ना? सोचो। नहीं। नॉट एवरी एक्सपेंस इज कॉस्ट। हम लोग हर तरह के खर्चों को शर्ट में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन कौन से खर्चों को हम लोग शर्ट की कॉस्ट में शामिल करेंगे? जो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे होंगे वो। यानी कि एक्सपेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है कॉस्ट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉस्ट। एक को बोलते हैं कॉस्ट, दूसरे को बोलते हैं नॉन कॉस्ट। नॉन कॉस्ट मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्शन से संबंधित नहीं होते, नॉन प्रोडक्शन, या जिसको बोलेंगे फाइनेंशियल एक्सपेंस। तो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस मतलब क्या होता है? दीज आर द एक्सपेंस दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड्स। आपको दिख रहा होगा जब शर्ट बनाने की बारी आती है तो शर्ट को देख के क्या मालूम चलता है? उसमें क्या लगा होगा? मटेरियल। क्या मालूम चलता है क्या लगा होगा? लेबर। और सपोज अगर क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट एक्सपेंस, लाइक मैं बताया वो ब्रांड का खर्चा है ना, गुड लक बताया वो, या फिर मान लो कोई स्पेशल मशीन लाई गई स्पेशल डिज़ाइन करने के लिए, वो भी डायरेक्ट प्रोडक्ट में चार्जेबल होगी। लाइक स्पेशल तरीके की शर्ट बनाना था, उसके लिए स्पेशल तरीके की मशीन लेकर आई। अब इनडायरेक्ट खर्चा मतलब जो दिखाई नहीं देता, लाइक हमने देखा फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा जो दिखाई नहीं देता। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा जो दिखाई नहीं देता। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा जो दिखाई नहीं देता। क्लियर है? ये तीनों नाम को भी मैं याद कराऊंगा, डोंट वरी, ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड्स। क्लियर है? फिर देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल यानी कि अल्टीमेटली डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग कॉस्ट में शामिल करेंगे। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, किसको शामिल करेंगे? प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट को हम लोग शामिल करेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उसको शामिल करेंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्लॉथ यूज इन मेकिंग शर्ट, वुड यूज इन मेकिंग फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए वुड का यूज़ करेंगे, वो भी क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि डायरेक्ट दिखाई देगा। फिर लेबर में डायरेक्ट लेबर मतलब क्या होगा? वेजेस पेड टू वर्कर हु डायरेक्टली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। शर्ट को बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? टेलर चाहिए, या कारपेंटर चाहिए हम लोग को फर्नीचर बनाने के लिए। फिर क्या लिखा है? ओवरहेड्स यानी कि इनडायरेक्ट खर्चा जो हम लोग को दिखाई नहीं देता। एग्जाम्पल के लिए इनडायरेक्ट प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस। एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल। फैक्ट्री में क्या लगता है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है, मशीन मेंटेनेंस और फैक्ट्री रेंट। इसे वो क्या बोलेंगे हम लोग? ओवरहेड। क्या बोलेंगे? ओवरहेड।
यानी कि इनडायरेक्ट प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस। अब लॉजिक क्लियर हो चुका होगा, ओवरहेड क्या बोलते हैं, ऊपरी व्यय जो डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्लियर है। जैसे फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। फैक्ट्री में ऐसा नहीं कि शर्ट ही मर रही होगी, और फैक्ट्री में टी शर्ट भी मर रही होगी, फैक्ट्री में जीन्स भी मर रहा होगा, है ना। तो फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक साथ मान लो पूरा बिल आ गया। क्लियर है। या एक हमने ठेके में दे दिया कि भाई तुम मशीन को मेंटेनेंस कर, या फैक्ट्री का रेंट आ गया, पूरी फैक्ट्री का रेंट और कितना कुछ मर रहा है। तो हम इन खर्चों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उस अपन पढ़ेंगे सीए इंटर में, ओवरहेड का एक चैप्टर है वहाँ। और यहाँ पर भी आपको उसका इंट्रो वगैरह मिल ही गया होगा, अगर आप अभी तक आपने मेरी क्लास देखी होगी तो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉस्ट, नॉट कॉस्ट मतलब क्या होता है, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन संबंधित नहीं होते उसको बोलेंगे नॉन कॉस्ट। दीज आर एक्सपेंस नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए, मीन्स आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट, मतलब अल्टीमेटली इन जो नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंस है उसको हम लोग कॉस्ट शीट में लेकर नहीं आएंगे। कॉस्ट शीट में लेकर आएंगे ही नहीं, क्योंकि भाई प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है। जैसे कि बैंक इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन लिया, उसमें बैंक को इंटरेस्ट दिया, क्या ये प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है? नहीं। अब ऐसा मत सोचना कि सर मैंने तो फैक्ट्री के लिए बैंक से लोन लिया था उसको शामिल करूँ, नहीं। हम जब शर्ट बना रहे थे तो शर्ट बनाने के लिए, हम जब शर्ट बना रहे थे तो शर्ट बनाने के लिए जो जो खर्चा लगा है उसी को हम कॉस्ट में शामिल करेंगे। क्लियर है। वापस अब दोस्तों देखो, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, ये भी प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। इनकम टैक्स भी नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन भी नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर मतलब इनिशियल कंपनी को सेटअप करना पड़ा उसके खर्चे, तो ये सब प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं, सब शेयर बनाने में नहीं लगता है सब खर्चे, तो उसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो डिटेल में, और एक्सपेंसेस जो एक्सक्लूड होते हैं कॉस्ट शीट में डिटेल में, फाइनेंशियल एक्सपेंस मतलब रिपीट भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन्स, बैंक चार्जेस एंड कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर। सब एमसीक्यू में पूछेगा तो ध्यान देना। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मतलब डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल लॉसेस एंड राइट ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्राइमरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ। उसके बाद अब नॉर्मल आइटम्स मतलब अब नॉर्मल लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, फाइन्स एंड पेनल्टीज, डोनेशन, चैरिटी, सब्सक्रिप्शन फॉर क्लब्स, डैमेज एंड कंपनसेशन पेड इफ नॉट नॉर्मल पार्ट ऑफ बिजनेस। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कम से कम इतना ही पढ़ के समझ में आ रहा होगा, है ना, कि भाई ये सब प्रोडक्शन से संबंधित खर्चे नहीं है, ये सब प्रोडक्शन से संबंधित खर्चे नहीं है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। क्लियर हो गया अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान देना, कॉस्ट शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन द accrual basis of accounting. That means all costs are recorded when they are incurred, not when the payment is actually made. जैसे ही खर्चा होगा प्रोडक्शन में तभी हम लोग को क्या करना है, उसको रिकॉर्ड कर देना है, क्योंकि भाई बाद में तो पेमेंट करोगे ही ना, अभी पेमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, बाद में तो करोगे। वैसे ही सिमिलरली इफ एनी एक्सपेंस इज आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, वही मतलब हो गया, बाद में तो पे करोगे आप, पहले तो हमने पे ही कर दिया है ना, इट इज एडजस्टेड इन द कॉस्ट शीट। क्लियर है। तो कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, इन कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट मीन्स, ये सब सीख चुके हम लोग। टोटल एक्सपेंस इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। मटेरियल, मटेरियल बड़ा हमला डायरेक्ट मटेरियल जो कि प्रोडक्ट का डायरेक्टली पार्ट बनता है, एग्जाम्पल क्लॉथ, वुड। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब जो डायरेक्टली दिखाई नहीं देता, जैसे कि अब इसको नया है यहाँ पे ध्यान दो, मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन बट नॉट मेन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये जब जो मटेरियल है हम लोग प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट का मेन पार्ट नहीं होता। जैसा शर्ट क्या होता है, मेन पार्ट, ये मेन पार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, जैसे कि लुब्रिकेंट ऑयल फॉर मशीन, मशीन के लिए हमने क्या किया, लुब्रिकेंट ऑयल लगाया। हाँ ये बात सही है कि शर्ट बनाने में ये इसका काम हुआ, लेकिन डायरेक्टली आपको दिखा क्या, ये नहीं। क्लीनिंग क्लॉथ, क्लॉथ क्लीनिंग करना पड़ा, क्या डायरेक्ट पार्ट पड़ा, नहीं। स्मॉल टूल्स, स्मॉल टूल्स मतलब क्या होता है कि भाई हम स्मॉल टूल्स लाइक किलो में लेकर आ गए या लॉट में लेकर आ गए, छोटा छोटा लग रहा है कहीं ना कहीं, है ना, तो डायरेक्टली आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, डायरेक्ट ट्रेस नहीं कर सकते। क्लियर है। इससे क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट मटेरियल। वैसे लेबर में था डायरेक्ट लेबर, जो हम लोग को मालूम है कि टेलर स्टिचिंग करता है या कारपेंटर का खर्चा है, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है, अब ये सीखते हैं अपन। वर्कर्स हु हेल्प इन प्रोडक्शन बट डू नॉट डायरेक्टली मेक द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्शन में हेल्प तो करते हैं लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्ट को नहीं बनाते। एग्जाम्पल के लिए सुपरवाइजर, क्वालिटी चेकर, सुपरवाइजर क्या होता है, देखता है कि भाई किस तरह से वर्कर काम कर रहे हैं। क्वालिटी चेकर एक आएगा, क्वालिटी को चेक करेगा, तो क्या कहलाएगा, वो इनडायरेक्ट लेबर, जो हेल्प करेगा प्रोडक्शन में, डायरेक्टली पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर अच्छे से।
और कई सारे एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं। जैसे मान लो कि ये फैक्ट्री, ये क्या है फैक्ट्री, अच्छा ऊपर ले लेते हैं ना अपन, कहाँ गया, ये है फैक्ट्री। फैक्ट्री में देखो इन लोग काम कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, इसको हम रिमूव कर देता हूँ। फैक्ट्री में अब इन लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब इन लोग को चाय कॉफ़ी पानी की आवश्यकता पड़ी, इन लोग उठ के जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, तो एक वर्कर रख दिए कि भाई तुम आना, इनको चाय कॉफ़ी पानी जो चाहिए वो देना, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस समझ चुके थे हम लोग। एक्सपेंसेस दैट कैन बी डायरेक्टली लिंक्ड टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, रेंट ऑफ स्पेशल मशीन हायर्ड ओनली फॉर वन प्रोडक्ट। क्लियर है। जैसे कि मैं बताया था कि रॉयल्टी अपन दिए है मान लो, तो रॉयल्टी वगैरह दिए तो क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो एग्जांपल के लिए रेंट ऑफ अ स्पेशल मशीन हायर्ड ओनली फॉर वन प्रोडक्ट के लिए, मतलब स्पेशल, मतलब बताया था स्पेशल सेट बनाना था, उसके लिए मैंने स्पेशल मशीन लाई, वो क्या डायरेक्ट खर्चा, सिंपल। इनडायरेक्ट खर्चा मतलब जो कॉमन फैक्ट्री का खर्चा होता है। एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री का रेंट, अब जो फैक्ट्री का रेंट है वो कॉमन है, जो बताया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट है, सब में लग रहा है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी सब में लग रहा है। तो कॉस्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब जितने भी ओवरहेड है वो। अब देखो एक बात आपको मैं अब इसको याद कराता हूँ आपको। कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों बच्चों को याद हो जाता है कि डायरेक्ट दिखाई दे जाता है कि भाई शर्ट में लगा है मटेरियल, लेबर भी काम किया होगा, एक्सपेंस लाइक रॉयल्टी स्पेशल मशीन को हमने लिया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात आती है ना, बच्चा तुरंत वहाँ पे क्या होता है ना, फंस जाता है। FAS स्क्रीन शॉट ले लेना, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। F फॉर क्या होता है मालूम है, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। A फॉर मतलब क्या होता है मालूम है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और एस मतलब क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो देखो, एफ फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, ए फॉर मतलब क्या हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एस मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मैं आपको क्यों याद करवाया, हमारा जो माइंड है ना बड़ा तेज है। आप क्या करना, इसको 2-3 बार पढ़ना, सपोज भूल गए तो समझना कि तुम फंस गए। फर्स्ट एफ फॉर याद आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ए मीन्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एस फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्यों याद करवा रहा हूँ, फिर क्योंकि आपका देखो, आपको CMA फाउंडेशन हो या CA मेंटर हो, बहुत कुछ आपको पढ़ना है ना। तो एग्जाम में माइंड क्विकली काम करे, इसलिए मैं सब चीज़ तरीके बताता रहता हूँ कि फटाफट माइंड काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर, कन्वर्जन कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट इनकल टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। यानी जो टोटल कॉस्ट इनकल्ड होगा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। सिंपल वर्ड्स, इट इज़ द सम ऑफ डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड लाइक पावर, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट वेजेस एक्सेट्रा। फॉर्मूला क्या हो गया, कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। यानी कि क्लियर हो गया अच्छे से कि हम लोग को अल्टीमेटली जो मटेरियल आया है, मटेरियल को हम लोग को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा लगता है वो, ठीक है, से लिखा भी हुआ है। इट इज़ द सम ऑफ डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हो तो अच्छी बात है, ना दिया हो तो उसको इग्नोर कर देंगे, लिखा। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस दिया तो ठीक, ना दिया तो कर देंगे इग्नोर। क्लियर है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे अपन, ये बता रहे थे कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस, हाँ ये बता चुका था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर 50% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए स्पेस बना लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा समझाता हूँ ये क्वेश्चन को। एकदम सिंपल फिगर वाला क्वेश्चन लिया था, ताकि क्या हो कि आपको इसका प्रूफ भी समझ में आए कि भाई कैसे चीज़ें काम कर रही है यहाँ पर। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है जो क्या लिखा हुआ है, इन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर 50% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है ना, इसके बाद इसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं हर एक चीज़ का क्वेश्चन लेकर रखा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वापस देखते हैं अपन, क्या लिखा है, इन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर 50% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट।
जो कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पे दिख रहा है इसका 50% अपन करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग क्या बोलते हैं बताया था, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्लियर हुआ अच्छे से क्वेश्चन का मतलब कि इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर 50% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। उसका देखते हैं अपन, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कितना लिखा हुआ है 1 लाख, ये आपको लिखा हुआ है 1 लाख। फाइंड द फैक्ट्री ओवरहेड, फाइंड द फैक्ट्री ओवरहेड, आपको फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है, फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। तो देखो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अपन लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला। आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको कर देंगे इग्नोर। तो कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट लेबर प्लस क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं अपन, जो जो दिया इसको पहले लिख लो। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो लिखा क्या है डायरेक्ट, यहाँ लिख दिया हमने डायरेक्ट 1 लाख। फिर लिखा हुआ था इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर 50% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पे जो है वो तो मालूम ही नहीं है अपन को, क्या ले लेंगे एक्स। अब अगर इसका 50% क्या है ये, इसका 50% है ये, मतलब क्या हो जाएगा 0.05x। क्लियर हुआ अच्छे से? अब बढ़ते हैं अपन आगे, हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। एक्स है ये प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में, 0.50x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 लाख। क्लियर? फिर क्या हो जाएगा x माइनस 0.50x कितना बचेगा यहाँ पर 0.50x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 लाख। फिर x इक्वल टू कितना होगा 1 लाख डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 0.50, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 लाख। ऐसा, तो अब इसको आपको हम इक्वेशन में रख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर x की जगह कितना आ गया, देखो x है इसलिए कितना आ गया 2 लाख, प्लस इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 1 लाख, प्लस क्या करेंगे 0.50 इंटू एक्स, यानी कि कितना हो जाएगा 2 लाख इंटू 0.50, तो कितना आ गया यहाँ पर भी 1 लाख प्लस 1 लाख, यहाँ पर आ गया 2 लाख। ये हो गया प्रूफ। क्लियर है अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। द जॉइंट कॉस्ट मतलब क्या होता है, जॉइंट कॉस्ट इज डिवाइडेड एमंग जॉइंट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर शेयर यूनिट और यूसेज बेसिस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भैया देखो, जैसे कि फैक्ट्री है, सपोज फैक्ट्री स्पेंट 1 लाख टू प्रोसेस रॉ मटेरियल, किसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना था, है ना, रॉ मटेरियल को क्या करना था प्रोसेस करना था, तो फैक्ट्री ने कितना खर्चा किया 1 लाख का खर्चा किया। क्लियर है? एंड फ्रॉम दिस प्रोसेस इट गेट्स, यानी फैक्ट्री ने स्पेंड किया 1 लाख रुपीज़ का टू प्रोसेस रॉ मटेरियल, और उसको उसको क्या प्राप्त हुआ, प्रोसेस ए मिला 600 का, प्रोसेस बी मिला 400 यूनिट का। क्लियर है? तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल एकदम लो कॉमन से वाली बात समझना भाई, कि जो 1 लाख खर्चा किया गया है, जो 1 लाख खर्चा किया गया है किसके पीछे खर्चा किया है, इन दोनों के पीछे खर्चा लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग जॉइंट कॉस्ट, कि 1 लाख क्या है जॉइंट कॉस्ट, इन दोनों के पीछे लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जो 1 लाख का जो खर्चा लगा हुआ है कितना, यहाँ 600 और 400 कितना हो गया यहाँ पर 1000, क्या हो गया 1000। तो जाना भाई ए के पीछे कितना खर्चा लगा, कर देंगे इंटू 600। क्लियर है? ये आ गया, हम ए के पीछे खर्चा मालूम चल जाएगा। बी के लिए भी कितना करेंगे कि 1 लाख का खर्चा लगा कितने के लिए 1000 के लिए, तो 400 के लिए कितना खर्चा लगा, ऐसा सिंपल है। 0 0 0 0 0 0 कैंसल, 100 इंटू 600, ये आ गया 60,000। ऐसे 3 जीरो कैंसल, 3 जीरो कैंसल, यहाँ पे आ गया 4, 4 जीरो 1 2 3 4, ये आ गया 40,000। सिंपल है, ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर ऐसा बताया हुआ है। प्रोडक्ट ए 600, बी 400, स्टेप 1 फाइन टोटल यूनिट, 6 प्लस 400 कितना हुआ 100। स्टेप 2 में लिखा है रेशियो में कर लो कि भाई 600 और 400 का रेशियो आ जाएगा 3:2। इसने क्या किया है 200 से काट दिया है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर क्या लिखा है स्टेप 3 में एप्रोप्रिएशन कॉस्ट, और 1 लाख को 3:2 का रेशियो में बांटा है, कोई मतलब हुआ। क्लियर है? अब आपको मिलेगा दोस्तों कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। देखो यहाँ लिखा है नेम ऑफ द कंपनी, कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड एंड डेट। ठीक है, अब देखते हैं अपन यहाँ से मेन चीज पर्टिकुलर अमाउंट। तो क्या लिखा है, सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों को ऐड करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है,
डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब कि फर्नीचर के लिए वुड यूज़ किया, शेड के लिए क्लॉथ यूज़ किया। डायरेक्ट वेजेस मतलब कारपेंटर का खर्चा या टेलर का खर्चा। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब किसी चीज़ के लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई या रॉयल्टी का चार्ज हुआ। इन तीनों को मिला के बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। क्लियर है? फिर ऐड करेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के ऐड करने के बाद आएगा हमारा ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क कॉस्ट। और आपको इसके कई सारे खर्चे मिल सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट लाइक दैट। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लेस अपन करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। सपोज मान लो फैक्ट्री में कुछ स्क्रैप वगैरह हुआ है ना, उसका स्क्रैप सेल किया तो क्या करेंगे? माइनस। ताकि हम लोग को प्रॉपर फैक्ट्री खर्चा मालूम चले कि भाई जो स्क्रैप को माइनस कर दिए है ना, तो उससे पैसा तो मिला, तो फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्यों जोड़ रहे हैं, तो क्या कर देंगे? माइनस। क्लियर है? फिर ऐड करेंगे हम लोग ओपनिंग डब्ल्यू आई पी। देखो सबका रीजन यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है ना। ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, फिर लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी। ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, आएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। मैं आपको ये नोट 4 का एक एक चीज़ क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि फिर फ्लो टूट जाएगा। क्लियर है? वापस देखते हैं अपन। देखो फ्लो टूट गया ना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जोड़ लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जोड़ेंगे तो आएगा ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। फिर जो कुछ स्क्रैप होगा तो माइनस कर देंगे। फिर ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यू आई पी को, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी को, तो आएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है? फिर फैक्ट्री कॉस्ट मैं आपको ये बता दिया था ट्रिक, एफ ए एस। ये एफ, ये आ गया एफ, फिर क्या आ गया यहाँ पर ए, फिर यहाँ पे क्या आ गया? एस। क्लियर? तो देखो एफ मतलब एफ को प्राइम को क्या जोड़ेंगे? एफ जोड़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। फिर लेस करेंगे कुछ स्क्रैप बेचा हो तो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यू आई पी को, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी को, तो आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है? फिर फैक्ट्री कॉस्ट क्या, तो हम जोड़ेंगे ए को, यानी कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो क्या आएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर यहाँ पे हो गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया? फिनिश गुड्स। इसलिए हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो उसके बाद माइनस क्या, फिर क्या आएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो क्या आएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर ऐड करेंगे प्रॉफिट को, तो ये आ जाएगा हमारा सेल्स। क्लियर हो गया होगा आपको, अच्छे से याद भी हो चुका होगा। ठीक है? एक बार खुद से लिखोगे तो और आपको याद हो जाएगा। वापस प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के बाद क्या आता है? फैक्ट्री कॉस्ट। सुनना एक बार, है ना। फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को, तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? तो इसका जैसे प्रोडक्शन हुआ ना, वैसे ही क्या करेंगे? फिनिश गुड्स, ओपनिंग को प्लस करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा? सीओजीएस। तो देखो सीओजीएस निकालते हमको अच्छे से आता ही था शुरू से। ठीक है? कैसे निकालते थे? प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। लेकिन यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, फैक्ट्री में भी ओपनिंग डब्ल्यू आई पी को ऐड करेंगे, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर हुआ? फिर सीओजीएस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। हम लोग नॉर्मली जब अकाउंट पढ़ते हैं, अकाउंट अकाउंट में अपन क्या करते थे, याद है? सेल माइनस सीओजीएस, तो क्या आती थी हमारी? प्रॉफिट। क्या आती थी? प्रॉफिट। लेकिन कॉस्ट में क्या करेंगे? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। वेलकम टू कॉस्ट अकाउंटिंग। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर है? दिख रहा होगा आपको ये। अब देखो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो लेकर रख लो। ठीक है? आपकी बुक में और एकदम ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन मेन पार्ट तो यही है, मेन पार्ट यही है, खाली उसको एलोबरेट किया हुआ है कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या शामिल होगा, ऐसा। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिशन ओवरहेड में क्या क्या शामिल होगा, ऐसा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या शामिल होगा, वो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा। और एक दो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो अपन समझा दूंगा, उसके बाद आपको याद कर लेना। ठीक है? चलते हैं अपन। अब देखो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ को समझाया हूँ कि भाई डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के लिए बताया हूँ नोट नंबर 1। इसे आपको सी इंटर में भी कमाएगी। नोट नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड या फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल। क्या लिखा है? फॉर्मूला फॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो कंज्यूम मालूम है अपन को, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस करेंगे परचेस यानी नेट ऑफ रिटर्न, फिर ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन परचेस। इसे कहाँ पढ़ते थे, याद है? आप क्लास 11th में या फिर अभी पढ़ा होगा आपने सीएमए फाउंडेशन में, ट्रेडिंग अकाउंट में, याद है ना? अपन जब निकालते हैं ना सीओजीएस, तो ऐसे निकालते हैं अपन, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, फिर परचेस ऑफ गुड्स, याद है? फिर प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेस, फिर ऐसा कर देते थे क्लोजिंग स्टॉक। ये तो वही तो है। बस यहाँ पे हल्का सा ध्यान में रखना है कि भाई कुछ अब नॉर्मल लॉस होगा, उसको माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? कि भाई पहली बात, अब नॉर्मल लॉस कभी कभी होता है, पहली बात तो ये, यानी कि एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है, फिलहाल ये समझो।
दूसरी बात, ये मैनेजमेंट की वगैरह की लापरवाही से हुआ है, इसीलिए इसको प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। क्लियर है? इसीलिए हम लोग अब नॉर्मल उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इसको हम लोग सर कहाँ चार्ज करेंगे, जब बनाते हैं ना कॉस्टिंग पेंडल अकाउंट, जब फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं वहाँ पर इसको डाल देंगे भाई कि कितना हमने प्रॉफिट और लॉस कमाया। क्लियर है? तो ये कहाँ चले आएगा, ये कॉस्टिंग पी एंडल में चले आएगा। कहाँ चले आएगा, कॉस्टिंग पी एंडल अकाउंट में चले आएगा। और चलते सर माइनस किए तो कहाँ डालेंगे, अरे भाई कॉस्टिंग पी एंडल में डाल देंगे। फिर ऐसे करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, यानी कि कोई अपना मटेरियल से कुछ स्क्रैप हुआ हो, उसको सेल की जो से वैल्यू आई है वो। फिर क्या लिखा है, नोट नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल इज इग्नोर्ड। क्यों भाई, क्योंकि ये जो है नॉर्मल इंडस्ट्री में तो नॉर्मल लॉस होता ही है ना। वो जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे शर्ट बनाया है, बनाएंगे तो कटिंग वटिंग तो करना पड़ेगा, तो प्रोसेस का हिस्सा है भाई, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। क्लियर है अच्छे से? तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना लिखा है, 50,000। यहाँ लिख लेता हूँ 50,000, साथ साथ सॉल्व कर देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना लिखा है, 50,000। उसका क्या लिखा है यहाँ पर, परचेस, परचेस कितना लिखा है, 2 लाख। फिर परचेस रिटर्न कितना लिखा है, 20,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन नेट ऑफ रिटर्न कितना आ जाएगा, 1,80,000। फिर लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन परचेस, तो क्या आगे लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन परचेस में अपन यहाँ पर फ्रेट इनवर्ट्स डायरेक्ट एक्सपेंस है भाई, क्योंकि सामान लेकर आएंगे, फ्रेट का खर्चा लगा, उसको शामिल तो हमको करना ही है। इससे फिर अकाउंट से पढ़ाई होंगे आप लोग। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस इसको भी हम लोग शामिल करेंगे, क्योंकि इसके बिना मटेरियल हमको मिलता ही नहीं ना। तो 10,000 प्लस 5,000 ट्रांजिट में इंश्योरेंस लगा, उसको भी हम लोग शामिल करेंगे। फिर इसके बाद नॉन रिकवरेबल ऑफ जीएसटी ड्यूटी, ये नॉन रिकवरेबल है, अगर रिकवरेबल होता तो हम इसको शामिल नहीं करते। नॉन रिकवरेबल है इसलिए हम लोग शामिल कर रहे हैं। क्लियर हो अच्छे से? तो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सा हो गया उसको मैं देख लेता हूँ। ये 10,000 डायरेक्ट है, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10, 10 5 15 5 20, 20 और 10 30, 30 हुआ ना। हाँ, 10 15 5 20 और 10 30, तो 30,000 यहाँ पर आ गया, इसको कर देंगे माइनस। क्लियर? फिर यहाँ पे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना लिखा है, 40,000। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस कर देंगे 40,000, इसको माइनस कर देंगे 40,000। क्लियर? फिर अब नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल कुछ लिखा है कि आप नॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, ये कितना लिखा हुआ है, 5,000, माइनस कर देंगे 5,000। फिर क्या लिखा है, सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे अपन सेल ऑफ स्क्रैप को। अच्छा, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस को मैं ऐड कर दिया था क्या, ठीक है ना, कोई बात नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस तो ये ऐड, हाँ ऐड होगा, तीन चीज़ माइनस माइनस होगी। ये क्लोजिंग स्टॉक कर दिया माइनस, अब नॉर्मल लॉस कर दिया माइनस, स्क्रैप कितना था यहाँ पर 2,000, इसको कर देंगे अपन माइनस। तो ये जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगा अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम। कितना हो गया, 50,000 और 1,80,000, 230, 230 और 30, 260, 260 में से माइनस कर देंगे 40 को, 220, 220 में से माइनस कर देंगे 7 को, कितना आएगा, 2,03,000। क्लियर है? कितना आ जाएगा, 213 ना, 2,13,000। क्लियर है? हाँ, 230, 230, 260, 260 में से 220, 220 और 7, 213। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम 213, आगे बढ़ते हैं। प्राइम कॉस्ट मीन्स एन एग्जाम्पल, देखो कॉस्ट शीट में यहाँ पे लिखा हुआ था दोस्तों, यहाँ पर नोट नंबर 2 में सीखेंगे अपन प्राइम कॉस्ट के बारे में। तो प्राइम कॉस्ट मीन्स और उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो ये नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 2 प्राइम कॉस्ट मीन्स और उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है, प्राइम कॉस्ट मतलब क्या होता है, प्राइम द डायरेक्ट कॉस्ट विच डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से संबंधित हो। मालूम है हम लोग को, इसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, पर कॉस्ट में यूज करेंगे हम लोग प्राइम कॉस्ट का वर्ड। एग्जाम्पल, इफ डायरेक्ट मटेरियल कितने का था, 40,000 का, डायरेक्ट लेबर कितने का था, 25 का, और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना था, 5,000 का। फाइंड करना है प्राइम कॉस्ट, कितना आ गया, 40 और 25 65, 65 और 5 70, ये आ गया प्राइम कॉस्ट, आसान था। फिर क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या हुआ, देखो ऊपर देखे थे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में, ये फैक्ट्री ओवरहेड नोट नंबर 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर आएंगे नोट नंबर 3 में। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या होता है, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन विच हैपन इनसाइड द फैक्ट्री बट कैन नॉट बी डायरेक्टली लिंक टू वन सिंगल प्रोडक्ट। वो सीखे अपन कि एक प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक नहीं होता, क्योंकि क्या है, ऊपर ऊपर के खर्चे ओवरहेड है, तो उसका बोलेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट से संबंधित तो होता है, लेकिन सिंगल प्रोडक्ट से लिंक नहीं होता। कितने अच्छे से लिखा हुआ है, क्लियर है? इसमें क्या क्या शामिल होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या, कि भाई फैक्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, मशीन वगैरह से हम लोग प्रोडक्ट
बनाते हैं, तो मशीन में अगर सब बनाते हैं तो मशीन के लिए हम लोग को ऑयल चाहिए, लुब्रिकेंट वगैरह ऑयल चाहिए। उसके बाद क्लीनिंग सप्लाईज, क्लीनिंग वगैरह करना पड़ता है। मशीन की बात हो या फिर कपड़ा बनाए तो कपड़े को क्लीन करना पड़ेगा, स्मॉल टूल्स। तो सब एक प्रोसेस संबंधित नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है कि जो बताया था कि भाई जो वर्कर काम कर रहे हैं उसका एक सुपरवाइजर होगा जो चेक करेगा काम कैसा हो रहा है कैसा नहीं। फैक्ट्री का वॉचमैन, फोरमैन एक्सेट्रा सब क्या होंगे, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होगा, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की लाइटिंग, है ना, जो वही सिंगल बोर्ड संबंधित नहीं है, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की लाइटिंग, पावर, मशीन डेप्रिसिएशन, है ना, रिपेयर, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो वापस इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड है। क्लियर है। तो फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं फटाफट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को मिला के हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, तीनों को मिला के मिल जाएगा अपन को प्राइम कॉस्ट। क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फिर फैक्ट्री रेंट, पावर एंड लाइटिंग, इसको मिला के ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर भी दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली इन सबको क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा एकदम, है ना। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो क्या लिखा है, क्या निकालने वाला है, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट निकल गया हमारा, पहला निकाल लेंगे प्राइम कॉस्ट। क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। कितना कितना आया, 50, 30 और 20। 50, 30, 80, 80 और 20, 1 लाख। फिर निकालने बोला, फैक्ट्री ओवरहेड निकालने बोला, तो निकाल लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। कैसे निकल जाएगा ये, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। आपको स्टेटमेंट फॉर्म में याद हो गया तो वैसा कर सकते हो, ये तो बस टाइम वेस्ट ना हो करके मैं फटाफट बता रहा हूँ। ये 1 लाख प्लस कितना निकला है, फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देते हैं अपन, 1 लाख और 15, सॉरी 10,000 और 15, 25, 25, 5, 30, 30 और 8, 38, 38,000। तो प्लस कर देंगे 38,000, इट कम्स टू 1,38,000। क्लियर है। इफेक्टिव ओवरहेड बोला ना, इफेक्टिव ओवरहेड आया 38,000, है ना, ये 38,000 आ गया, और वर्क कॉस्ट कितना आ गया, 1,38,000। इसको लिख देता हूँ मैं, वर्क्स कॉस्ट, या क्या बोल सकते हैं इसको, फैक्ट्री कॉस्ट। तो मेरा देखा है तो निकल गया पूरा आंसर। पॉइंट डाल देता हूँ, ये मान लो पॉइंट नंबर 1, ये आ गया पॉइंट नंबर 1। फैक्ट्री ओवरहेड था पॉइंट नंबर 2, लिख दिया मैं पॉइंट नंबर 2। ये आ गया पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर आ गया ये आंसर पॉइंट नंबर 3 का। फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, प्रेडिक्शन में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। नोट नंबर 4, व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या, देखो ऊपर भी आपको दिख रहेगा, आपको नोट नंबर 4 है, देखो ये ओपनिंग डब्ल्यू दिख रहा है, ये ओपनिंग डब्ल्यू है ना। तो वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आपको खैर मालूम होगा कि भाई फैक्ट्री में पूरा काम तो एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाता, कुछ काम तो बचा हुआ रह ही जाता है ना। जैसे मान लो जो भी आज डेट है, आज है 14 सितंबर, 14 सितंबर, ठीक है। तो 13 सितंबर की शाम को कुछ काम कंप्लीट रह गया होगा, आधा काम कंप्लीट रह गया होगा, वो 14 सितंबर को पूरा होगा, ऐसा। क्लियर है। तो उसको क्या बोलेंगे, जब यहाँ पर 14 सितंबर के लिए इस दिन का जो काम बच गया, 14 सितंबर क्या बन जाएगा, ओपनिंग डब्ल्यू। और 14 सितंबर को जो काम बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग डब्ल्यू। फिर अगले दिन 15 सितंबर का ओपनिंग बन जाएगा, फिर उस दिन काम पूरा होगा, ऐसा है कि नहीं। तो मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर जो काम अधूरा रह गया वो इसका बन गया ओपनिंग, यह क्लोजिंग है, मान लो ये बन गया ओपनिंग, और यहाँ पर ओपनिंग का काम पूरा हो जाएगा देखा जाए तो फिर आ जाएगा क्लोजिंग, ऐसा। तो देखो व्हाट इज डब्ल्यू या वर्क इन प्रोग्रेस। तो डब्ल्यू मतलब क्या होता है, गुड्स विच आर पार्टली कंप्लीटेड इन द फैक्ट्री। ऐसा गुड्स जो फैक्ट्री में पार्टली कंप्लीटेड है, ठीक है। नाइदर रॉ मटेरियल नॉर फिनिश गुड्स, ना ही वो रॉ मटेरियल है ना ही फिनिश गुड्स है। रॉ मटेरियल क्यों नहीं है, क्योंकि मशीन के अंदर जा चुका है, रॉ मटेरियल का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि फिनिश गुड्स बनने वाला है, लेकिन फिनिश गुड्स तो बना नहीं है, इसलिए फिनिश गुड्स भी वो नहीं कहलाएगा, उसको बोलेंगे डब्ल्यू। फिर लिखा है ओपनिंग डब्ल्यू मतलब क्या होगा, द वैल्यू ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स, पार्टली फिनिश गुड्स में समझ में आ रहा होगा, डब्ल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड विच वर लेफ्ट अनफिनिश्ड लास्ट ईयर। क्लियर है। जो लास्ट ईयर में अनफिनिश्ड था, इस साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग। फिर क्लोजिंग मतलब वही हो जाएगा, द
द वैल्यू ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। एंड ऑफ द पीरियड में जो क्या बन गया, पार्टली फिनिश्ड गुड्स बचा। स्टिल नॉट कंप्लीटेड दिस ईयर। क्लियर हो गया। तो ओपनिंग डब्ल्यू मतलब क्या हो गया, पिछले साल का क्लोजिंग, और क्लोजिंग मतलब साल के आखिरी में जो बच गया। फिर क्या लिखा है, वाई डू वी एडजस्ट डब्ल्यू इन कॉस्ट शीट। हम कॉस्ट शीट में डब्ल्यू को क्यों एडजस्ट करते हैं। लॉजिक भी बता दिया था कि भैया इस पिछले साल का काम जो बच गया था इस साल कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा तो अपन क्या कर देंगे प्लस। देखो ओपनिंग डब्ल्यू को क्या करेंगे प्लस, दिस गुड्स वर्ड ऑलरेडी पार्टली कंप्लीटेड अर्लियर। पहले क्या था, पार्टली कंप्लीटेड था, यूजिंग मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, क्योंकि जो कपड़ा था वो उसमें मटेरियल भी लगा होगा, लेबर ने भी ऐसा काम किया और फैक्ट्री का भी खर्चा लगा होगा। सो इन करेंट पीरियड टोटल कॉस्ट वी मस्ट ऐड देयर वैल्यू बिकॉज दिस ईयर वी आर फिनिश्ड देम। पिछले साल बच गया तो इस साल क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, इसलिए क्या कर देंगे प्लस। ये क्लोजिंग को करेंगे माइनस, क्योंकि इस साल वो काम पूरा नहीं हुआ है, उसको हमने फिनिश गुड्स का हिस्सा क्यों बनाए। तो एट द एंड ऑफ दिस ईयर, एट द एंड ऑफ दिस ईयर सम गुड्स आर स्टिल हाफ डन, देयर कॉस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस ईयर फिनिश गुड्स यानी फिनिश प्रोडक्शन, सो वी सब्सट्रैक्टेड WIP। क्लियर है। तो इसलिए हम लोग ओपनिंग को याद है अपन अभी ऊपर में जो करवाया था यहाँ पर, देखो ये कहाँ चले गया, ये फैक्ट्री जो आए थे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट लेस की सेल ऑफ स्क्रैप, ऐड की ओपनिंग WIP लेस की क्लोजिंग WIP, फिर क्या आया फैक्ट्री कॉस्ट। तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर क्या किया, ऑफिस एंड एडमिन को जोड़ा, फिर क्या आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो फिर हमने ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को क्या किया, प्लस माइनस किया, क्योंकि हमको किससे मतलब है कि भैया इस साल हमारा जो गुड्स बना है देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जो कॉस्ट जो गुड्स बना ही नहीं है उसकी कॉस्ट क्यों निकाले भाई, ऐसा। और ये सब जो दिख रहे हो ना ये सब हम पढ़ेंगे जो फ्यूचर में प्रोसेस कॉस्टिंग आप पढ़ोगे CM इंटर में, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन विथ फैक्ट्री ओवरहेड। व्हेन वी कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट मतलब क्या होगा, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग करेंगे माइनस करेंगे क्लोजिंग। तो प्राइम कॉस्ट प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करेंगे ओपनिंग WIP माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP को। क्लियर है, अपन सीख चुके हैं अपन, ठीक है। प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग WIP को प्लस क्लोजिंग को माइनस, वी एड फैक्ट्री ओवरहेड ऑल इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, देन एडजस्ट WIP, ओपनिंग WIP को ऐड करेंगे क्लोजिंग को माइनस करेंगे टू गेट द ट्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश्ड इन दिस ईयर। जो बताया वही कि प्रॉपर हमको फिनिश गुड्स की वैल्यू मालूम चल जाएगी ओपनिंग को प्लस करेंगे क्लोजिंग को माइनस करने के बाद। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सपोज प्राइम कॉस्ट 1,00,000, फैक्ट्री ओवरहेड 40,000, ओपनिंग को करेंगे प्लस क्लोजिंग को करेंगे माइनस, यहाँ पर आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है। तो कितना आया, 1,00,000 था प्राइम कॉस्ट, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को, ये प्राइम कॉस्ट ऐड करें फैक्ट्री ओवरहेड को, प्लस किए ओपनिंग माइनस किए क्लोजिंग, तो क्या आ गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। वो सीखे थे अपन अभी अभी। ये प्राइम कॉस्ट जो भी आया कितना आया, प्राइम कॉस्ट यहाँ पर 1,00,000, फिलहाल मैं इसको ऐसे बताता हूँ। क्या हमारा प्राइम कॉस्ट आया था, ठीक है। प्राइम कॉस्ट का हम क्या ऐड करेंगे, प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, क्या प्लस करेंगे अपन फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। फिलहाल इतना ले रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या आएगा अपना, मैं बताया था ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, क्या आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे ओपनिंग WIP को माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP को, तो क्या आएगा अपना फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, ऐसा। तो यहाँ पर आपको प्राइम कॉस्ट कितना दिख रहा है, यहाँ पे प्राइम कॉस्ट दिखा आपको 1,00,000, फिर यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिख रहा है 40, एक किया 40, तो अगर 1,40,000 1,40,000। ओपनिंग WIP को अपन क्या किए प्लस, क्लोजिंग को किए माइनस। लॉजिक क्लियर हो गया, को प्लस माइनस किए क्योंकि हम लोग को ट्रू पिक्चर चाहिए कि फिनिश गुड्स की कितनी कॉस्ट आई। तो 1,40 और 10 1,50, 1,50 में से माइनस करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा 1,45। क्लियर हो गया, अच्छा लिखा तो हुआ है, ये लिखा है देखो। नोट नंबर 5 देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। उसके बाद नोट नंबर 4 तक अपना हो चुका था अच्छे से, नोट नंबर 4 तक हो चुका था। अब देखेंगे एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नोट नंबर 5। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बारे में सीखेंगे एकदम प्रॉपर तरीके से। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू ओवरऑल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रोडक्शन और सेलिंग। तो मालूम है भाई कि ये प्रोडक्शन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है क्या, नहीं होता। सेलिंग से कनेक्ट होता है क्या, नहीं होता, उसके बीच का हिस्सा है। द डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू ओवरऑल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस, जैसे क्या करना है, मैनेजमेंट करना है ना,
एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट संभालना, लाइक क्वेरी वगैरह आती है तो उसको सॉल्व करना, ये सब। एग्जाम्पल देखो, सैलरी ऑफ स्टाफ, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ क्या होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग का लिखा ऑफिस, तो इसमें आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। ऑफिस की लाइटिंग टेलीफोन एक्सपेंस, ये भी क्या आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, ये भी ऑफिस के लिए यूज हुआ तो ऑफिस एंड एडमिन में आएगा। लीगल एक्सपेंस, ऑडिट फी, ये भी यहीं पे आएगा। डेप्रिसिएशन ऑफिस का लिखा है ऑफिस, से भी यहीं पे आएगा। अगर मैं बोलता हूँ प्लांट लिखा होता तो कहाँ पे आता, वो चले आता फैक्ट्री में। कहाँ चले आता, फैक्ट्री में। क्लियर। फिर क्या लिखा है देखो, फॉर्मूला लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, तो मालूम है फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन वर्क्स मैनेजमेंट, रिलेटेड टू प्रोडक्शन या वर्क्स मैनेजमेंट, तो आ जाए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है। एग्जाम्पल मिलेगा आपको, सपोज, सपोज कहाँ चले गए, हाँ, सपोज इन कंपनी, एक मिनट, हाँ क्या हो गया ये, सपोज इन अ कंपनी द फॉलोइंग डेटा इज गिवन, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या आ गया दोस्तों हमारा, ये आ गया अपना प्राइम कॉस्ट। क्लियर है। फिर क्या आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट में अपन ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखा हुआ है 40,000, तो क्या आ जाएगा अपना ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया 140, प्लस करेंगे ओपनिंग WIP को, माइनस करेंगे क्लोजिंग WIP को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 10 किया प्लस माइनस किया 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 145, 145। क्लियर है। फिर इसको भी करेंगे ऐड, ऐड क्या करेंगे अपन, ये सिखाया था आपको याद है, ये फैक्ट्री ओवरहेड F, ये फिर ऐड करेंगे अपन A, यानी कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना लिखा है, या फिर ओवरहेड 25,000, कितना हो जाएगा 50 और 20 70, 1,70,000। क्लियर है अच्छे से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, इसका बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, नोट नंबर 6, फिर अपन सीखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब, ऊपर आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो चुका है। फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स को जोड़ेंगे, कुछ सिखाने लायक नहीं था। क्लोजिंग के लिए अपन नोट नंबर 8 और 9 आपको मिलेगी, यहाँ पर थोड़ा डिटेल्ड में सी एंटर के लिए भी प्रॉपर वे में ये समझाया था बच्चों को। यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नोट नंबर 6। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में सीख लेते हैं हम लोग प्रॉपर वे में। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट वर एक्चुअली सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट वर एक्चुअली सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ये अपन सेम टू सेम पढ़े यार अपन 11 12 में, है कि नहीं, कि भाई जो गुड्स का सोल्ड किया है उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर ऐड क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो क्या आएगा अपना COGS, क्या आएगा COGS, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड्स विच हैव बीन सोल्ड, गुड्स को सोल्ड किया गया उसकी कॉस्ट कितनी है। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो COGS कैसा आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कितना आ जाएगा 190 माइनस 30 160, ऐसा। नोट नंबर 7, क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, अपन ऊपर बता दो आपको कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलता है, ये जो आपका आया है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी आया था प्लस करेंगे अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस या ओवरहेड, तो आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसा। ठीक है, देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स को, द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर सोल्ड, जो गुड्स को हमने क्या किए सोल्ड किए उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, इंक्लूडिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंक्लूडिंग क्या आ जाएगा, इंक्लूडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इट इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सैलरी ऑफ सेल्स स्टाफ, डिलीवरी चार्जेस, पैकिंग एक्सपेंस, सेल्स प्रमोशन। वापस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सेलिंग से संबंधित है भाई, सैलरी ऑफ सेल्स स्टाफ देखो ये, डिलीवरी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो डिलीवरी खर्चा लगेगा ही, पैकिंग खर्चा डिलीवरी करना तो लगेगा ही, और सेल्स के लिए सेल्स प्रमोशन खर्चा लगेगा ही, ऐसा। तो देख के समझ में आता है भाई क्या खर्चा किसके लिए लगने वाला है, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है,
COGS कितना है 160, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है 15। तो COGS प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग गुड्स प्लस प्लस कॉस्ट ऑफ सेलिंग देम। फिर नोट नंबर 8। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जब अपन इसको अपन 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये अपन अगर आवश्यकता पड़ेगी आपकी स्टडी मटेरियल को पढ़ने के बाद तब हम करेक्ट पढ़ेंगे। ये मेनली सी इंटर का पोर्शन है ना। अब देखते हैं आपकी स्टडी मटेरियल में आवश्यकता पड़ेगी तो अपन यहाँ पर आएंगे। तो चलते हैं अपन नोट नंबर 8 की तरफ। क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 18 लाख, टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर कितनी है 6000। क्लियर है कि भाई प्रोडक्शन का किए हम लोग 18 लाख और कितना बना 18 लाख खर्चा करके हमने बनाया 6000। ये कितना बेचा हमने 5400 को बेचा, यानी कि 6000 में से कितना बेचा हमने 5400 को बेचा। तो क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो एकदम आप अगर मैं नहीं बताता अल्टीमेटली आपको एग्जाम में सवाल आता तो भी आप बना लेते। कैसे बना लेते देखो, क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू, क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैं नहीं पता तो भी आप बना लेते। कैसे देखो, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा भाई, 6000 बनाए थे 5400 बिक गया, है ना। तो लिखता हूँ मैं क्लोजिंग स्टॉक यूनिट सिंपल लैंग्वेज में इनटू कॉस्ट पर यूनिट। कितना सिंपल है, कितने यूनिट बचा 600 बचा। समझ में कैसे बचा 600, 6000 में से 5400 को कर दिया माइनस, इतना बना इतना बेच दिए। और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई दोस्तों, यहाँ पे कितनी आई, कॉस्ट बाय यूनिट। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी यहाँ पर 18 लाख, यूनिट कितनी आ जाएगी 6000। ऐसा 3 जीरो कैंसल, 3 जीरो कैंसल, 6 कम 6, 6 तिया 18, कितना आया 300, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 300। तो 6 × 3 कितना आ गया 18, 2 दूनी 4 जीरो, 1 2 3 4, 1,80,000 आ गया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा कितना आसान है भाई। हाँ, अच्छा ये भी देख सकते हो ना, इसका 10%, ये भी अच्छा है देखो। ये 10% है ना, ये देखो ये 600/6000, ये जो बच गया ना, ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया है ना। ये क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया वो मैन्युफैक्चर है, वो कितना आया 10% आया। तो 1,80,000 का 10% भी 1,80,000 था। ठीक है, जो समझाया वो ध्यान दो, ये तो बस ध्यान है तो बता दिया। तो अब चलते हैं अपन स्टडी मटेरियल की तरफ, फिर अपन को आवश्यकता पड़ेगी तो अपन एग्जाम्पल या नोट नंबर 9 की तरफ आएंगे। क्लियर है, देखो अब स्टार्ट करेंगे आपकी स्टडी मटेरियल से। फटाफट क्विकली रिवाइज करवाता हूँ। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्ट को निर्धारित करना, एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, जिसको बोलेंगे कॉस्ट शीट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ये जब मैं आपको एक यूट्यूब में देखना, मैं आपको लेक्चर अपलोड किया हूँ, लेक्चर 1 2 3 है ना। उसके लेक्चर 1 के शुरुआत में बताया उस चीज़ के बारे में एकदम डिटेल्ड में, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। क्लियर है, यहाँ पे रीड करके हल्का सा समझाते हो तो आपको, मेयर नॉलेज ऑफ टोटल कॉस्ट कैन नॉट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की खाली आवश्यकता को टोटल कॉस्ट सेटिस्फाई नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, कॉस्ट को प्रॉपर कंट्रोल करना पड़ता है और मैनेजरियल डिसीजन लेना पड़ता है। मैनेजमेंट टू प्रोवाइड विथ नेसेसरी डाटा टू एनालाइज एंड क्लासीफाई कॉस्ट। फॉर दिस पर्पस टोटल कॉस्ट इज एनालाइज बाय एलिमेंट ऑफ कॉस्ट दैट इज बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस। Strictly speaking, there are three elements of cost: material, labor, and other expense. These elements of cost are further analyzed into different elements as illustrated in the following chart. मतलब आपको मैं एकदम करेक्ट बता दूँ सिंपल में कि मैनेजमेंट को, अगर मान लो मैनेजमेंट को कॉस्ट कंट्रोल करना है, क्या होता है, जैसे मान लो एक शर्ट है, शर्ट बनी है मान लो 100 रुपये की 2024 में। अब 2025 में मैनेजमेंट क्या चाहेगी कि कॉस्ट जो है शर्ट की 100 रुपये से ज़्यादा ना हो, कम हो तो चलेगा पर ज़्यादा ना हो। तो कम से कम 100 रुपये से ज़्यादा ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए काम तो करेगी ही। तो देखेगी कि भैया मटेरियल में प्रॉपर खर्चा हो जितना पिछले साल हुआ था, या उससे कम हो तो अच्छी बात है। लेबर में प्रॉपर खर्चा हो या सही का खर्चा हो, अदर एक्सपेंस में सही खर्चा हो, प्रॉपर खर्चा हो, ज़्यादा खर्चा ना हो, प्रॉपर
रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो, कोई वेस्टेज ना हो, ऐसे मैनेजमेंट ध्यान रखेगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट को पूरे कॉस्ट की आवश्यकता है, जिससे मैनेजमेंट कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। उसके अलावा मैनेजमेंट को बहुत सारे मैनेजरियल डिसीजन लेने होते हैं, लाइक कि इतने रुपीज़ में दे या ना दे, है ना? जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कि कंपनी नॉर्मली क्या करती है, कॉस्ट है ₹100 की, बेचती है ₹150 में। एक सप्लायर आया, मान लो ये कंपनी कहाँ की है, मुंबई की है, कंपनी कहाँ की है, मुंबई की है। एक सप्लायर आया, सप्लायर कहाँ का था, मान लो यूएसए का था। वो बोलता है कि भैया मेरे को जो है 110 में चाहिए, ठीक है? आप 150 में बेचो, जो करना करो, मेरे को 110 में चाहिए। अब इसके लिए क्या लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। तो सब डिसीजन के लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट के पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पर सब बातें लिखी हुई है। अब चलते हैं अपन आगे। ये अपन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, इसको अपन समझ चुके हैं इसके पहले। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस। क्लियर है? मटेरियल में क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइम कॉस्ट। अभी सीख कर आए, क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? अगर फैक्ट्री में होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीनों खर्च ऑफिस में होगा तो ऑफिस ओवरहेड, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर है अच्छे से? लॉजिक क्लियर हुआ? तो इनडायरेक्ट, पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों जगह हो सकते हैं, ऑफिस में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी। डायरेक्ट मटेरियल में पढ़ के बता देता हूँ फटाफट, कुछ कुछ नई बातें देखने के लिए मिलेगी, उसको हम समझ लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल आर दोस्त मटेरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड इन प्रोडक्ट, जिसको प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे शर्ट को देख के बता पाएंगे कि यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है। कैन बी कन्वेंटली मेजर, इसको आसानी से मेजर कर सके। एंड डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट, कि जैसे कि प्रोडक्ट में कितने का, 100 रुपये कपड़ा लगा है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं। कपड़ा लगा है बता सकते हैं, 100 रुपये का कपड़ा लगा है वो बता सकते हैं। और हम लोग को कपड़ा मालूम कितने की कपड़ा लगा होगा उसको मेजर करने में कोई परेशानी ना हो। This material directly enter the production and form a part of finished product. For example, timber in furniture making. फर्नीचर मेकिंग में टिम्बर लगता है, मालूम चल जाएगा। क्लॉथ इन ड्रेस मेकिंग, ब्रिक्स इन बिल्डिंग हाउस। फॉलोइंग वर फॉलोइंग आर नॉर्मली क्लासिफाइड एज डायरेक्ट मटेरियल को निकलेगा फॉलोइंग नॉर्मली क्लासिफाइड क्या लिखा है, और रॉ मटेरियल लाइक जूट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गनी बैग्स, पिग आयरन इन फाउंड्री एंड फ्रूट इन केयरिंग इंडस्ट्री। फिलहाल ये सब एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मान लो कि भाई वुड के लिए, मान लो फर्नीचर बनता है, फर्नीचर में जो वुड लगा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट मटेरियल। क्या लिखा है, मटेरियल स्पेसिफिकली परचेज फॉर स्पेसिफिक जॉब, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए हमने मटेरियल परचेस किया, वो भी क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। प्रोसेस और ऑर्डर लाइक ग्लू फॉर बुक बिल्डिंग, है ना, और स्टार्च पाउडर फॉर ड्रेस यान। मतलब इसका मतलब यहाँ पे मेन पार्ट, यहाँ पे क्या स्पेसिफिकली परचेस किया गया स्पेसिफिक जॉब के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। लॉजिक सब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं आपको समझाया बहुत देर तक। क्लियर है? फिर क्या लिखा है, पार्ट्स, ये सब बाकी कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, लाइक लाइक जो लिखा ना वो क्या है, एग्जाम्पल है। फिर लिखा है, पार्ट्स और कंपोनेंट परचेस और प्रोड्यूस्ड लाइक बैटरी फॉर ट्रांजिस्टर, रेडियो एंड टायर्स फॉर साइकिल। साइकिल के लिए हमने टायर खरीदा, डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है? ऐसे ही मान लो बैटरी वगैरह लगी हम लोग को, ट्रांजिस्टर के लिए क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। क्लियर है? ये लिखा है, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल लाइक कार्टन्स, wrapping, कार्डबोर्ड्स, बॉक्सेस एक्सेट्रा यूज टू प्रोटेक्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम क्लाइमेटिक कंडीशन और फॉर से हैंडलिंग इनसाइड द फैक्ट्री। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से समझा दूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल किसका ले लेता हूँ, टूथपेस्ट का लेता हूँ एग्जांपल। टूथपेस्ट है, अब टूथपेस्ट में जो ट्यूब होगी, अगर ट्यूब अगर नहीं होगी तो टूथपेस्ट को कैसे संभाल कर रखेंगे। क्लियर है? ट्यूब नहीं होगी तो टूथपेस्ट को कैसे संभाल कर रखेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैकिंग का हिस्सा मानेंगे। लेकिन मान लो, ध्यान सुनो, लेकिन मान लो टूथपेस्ट है, मान लो बहुत सारा टूथपेस्ट है, बहुत सारा टूथपेस्ट है। इनको बेचने के लिए हमने एक कार्टन तैयार किया, जिसमें ये पूरा पैक होके कहीं और जाना है बेचने के लिए। तो जो कार्टन इसके ऊपर जो लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मटेरियल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मटेरियल। तो अल्टीमेटली प्राइमरी मटेरियल क्या है, जिसको कि फिनिश गुड्स के लिए हम लोग को जिसकी आवश्यकता होती है, जैसे कि ट्यूब। ठीक है? ये को क्लियर है ना अच्छे से? तो देखो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर फिलहाल तो यहाँ पर सिंपली तरीके से लिख दिया है, प्रॉपर आइडेंटिफाई करके नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए क्या हो सकता है कि फिर ये फाउंडेशन का है और बच्चे को इतना डिटेल में ना भेजना हो, आप ऐसा समझ सकते हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो इस, जो मैं आपको एग्जाम्पल दिया, इसके लिए लिखा हुआ है। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल लाइक कार्टन्स, रैपिंग, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा यूज टू प्रोटेक्ट फिनिश गुड्स। जैसे कि ट्यूब को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि
पेस्ट को प्रोडक्ट करना है, उसके लिए क्या लगा, ट्यूब, तो इसे लिखा है यूज टू प्रोडक्ट फिनिश गुड्स, ठीक है, फ्रॉम क्लाइमेटिक कंडीशन और फॉर इजी हैंडलिंग इनसाइड द फैक्ट्री। क्लियर है। तो अल्टीमेटली हम लोग डायरेक्ट मटेरियल में इसको शामिल करेंगे, इसे ट्यूब को। तो यहाँ पर फिलहाल क्या, ऐसा एकदम नॉर्मली ऐसा दे दिया है, इसके ऊपर में क्या लिखा है, नॉर्मली, नॉर्मली, ठीक है। तो फिलहाल अपन इस सब चीज़ जो नॉर्मल लिखी हुई है इस पर अपन सब पढ़ के चलेंगे एक बार कि भाई नॉर्मल लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द अबोव डिस्कशन, मेरा देखो, मेरा ऐसा, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं पढ़ूँ और भगा दूँ मैं समझाना चाहता हूँ कि ऐसा तो ऐसा क्यों, ठीक है। पढ़ के डायरेक्ट मैं आगे बढ़ जाऊँ तो इससे मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, इसे प्रॉपर उसका रीज़न बताया मैं कि ऐसा क्यों। फ्रॉम द अबोव डिस्कशन इट बिकम्स क्लियर दैट, जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कि ऑफलाइन क्लास में तो कई बार ऐसा होता है कि अपन पढ़ के आगे बढ़ भी जाओ, लेकिन ऑनलाइन में देखिए चीज़ का मतलब बताना भी पड़ता है। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट बिकम्स क्लियर दैट इनडायरेक्ट मटेरियल आर दोस मटेरियल विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट मटेरियल। मालूम है कि क्लासीफाई हम लोग समझ गए हैं कि इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जिसको कि हम लोग डायरेक्ट मटेरियल में क्लासीफाई नहीं कर सकते। दिस आर नॉट ट्रेसेबल टू प्रोडक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल को हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल आर कंज्यूमेबल्स लाइक कॉटन वेस्टेज, लुब्रिकेंट, ब्रूम्स, रैक्स, क्लीनिंग मटेरियल, मटेरियल फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, हाई स्पीड डीजल यूज इन पावर जनरेशन एक्सेट्रा। ऐसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है। मतलब इनडायरेक्टली मटेरियल मतलब समझ गया जिसको कि हम लोग डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। लाइक अपन मशीन बना रहे हैं, मशीन बनाने के लिए चाहिए हम लोग को लाइक हम लोग बना रहे हैं कपड़ा यानी शर्ट बना रहे हैं, शर्ट बनाने के लिए चाहिए मशीन, और मशीन में को प्रॉपर में चलाने के लिए उसका लगभग अंदर लगाए हम लोग लुब्रिकेंट ऑयल, तो इस केस में वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसा इन सम केसेस थ्रू द मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स येट इज नॉट टू बी ट्रेडेड एज डायरेक्ट मटेरियल। वापस, in some cases, though material is a part of finished goods, yet not treated as direct material. For example, swing thread in dress making and nails in furniture making. देखो, जो थ्रेड होता है हम लोग क्या लाते हैं, वो लॉट में लाते हैं एक साथ। वैसे ही कीले वगैरह फर्नीचर के लिए क्या लाते हैं, लॉट में लाते हैं। तो इन सम केसेस तो मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट येट इज नॉट इट इज डायरेक्ट मटेरियल। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लॉट में लेकर आ गए, क्या किए, लॉट में लेकर आ गए, और कॉमन खर्चे की तरह इसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि एकदम हाई फाई खर्चा तो नहीं है, इकोनॉमिकली ट्रेस भी नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो और कितना लगा है एक एक फर्नीचर बनाने में या शर्ट बनाने में पता नहीं लगा सकते, इससे हम लोग क्या मानते हैं, उसको इनडायरेक्ट मटेरियल मानते हैं। दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज दे आर यूज इन कंपेरेटिवली स्मॉल क्वान्टिटीज एंड वुड बी फर्टाइल elaboration to make an analysis of them for the purpose of direct charge. Such material are treated as indirect material. Thus, it can be concluded that age and feasibility with which a material can be traced into composition of finished goods will determine will be to be treated as डायरेक्ट मटेरियल। वही जो बताया क्रक्स में वही बात है कि इसको हम डायरेक्टली ट्रेस कर सके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते तो इनडायरेक्टली मटेरियल। डायरेक्ट ट्रेस किसको करेंगे, जो सिग्निफिकेंट हो, पता लगा कन्वेंटिंग मेजर कर सके, उसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है। मेजर नहीं कर सकते, नहीं इकोनॉमिकल ना हो, सिग्निफिकेंट ना हो, तो इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर डायरेक्ट लेबर, वही देखो जो समझाया ना ऊपर में, जो पहले आपको समझा चुका हूँ, सब वही वही बातें लिखी हुई है, खाली बस आपको पढ़ के समझा रहा हूँ तसल्ली के लिए। डायरेक्ट लेबर इज ऑल लेबर कॉस्ट एक्सपेंडेड इन अल्टरिंग द कंस्ट्रक्शन, कंपोजिशन और कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट। In simple words, it is that labor which can be conveniently identified or attributed wholly or particular job, product or process or expended in converting raw material into finished goods. Wages of such labor are known as direct wages. Thus, it include payment made to the following group of labor. यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि टेलर को हम जो पैसा दिए वो डायरेक्ट लेबर है। लेबर इंगेज ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और कैरिंग आउट ऑफ ऑपरेशन प्रोसेस। तो एक्चुअल प्रोडक्शन में जो लेबर लगेगा डायरेक्ट लेबर है। लेबर इंगेज इन एडिंग द मैन्युफैक्चरिंग बाय ऑफ सुपरविजन, मेंटेनेंस, टूल सेटिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये सब क्या है, लेबर का पार्ट है ना। यहाँ पर जो है अपन पढ़े थे यार कि लेबर जो होगा सुपरविजन में होगा, मेंटेनेंस में होगा, टूल सेटिंग में होगा, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या मानते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर अलग से देखो, वेजेस पेड टू अ सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर एक्सेट्रा थ्रू नॉट डायरेक्ट लेबर, दो not direct labor can be treated as direct labor if they are directly engaged in specific product or process and the hours they spent on
इट कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड विदाउट मच ऑफ एन एफर्ट। यानी कि डायरेक्टली इंगेज होगा ये सब तो क्या मानेंगे, डायरेक्ट लेबर मानेंगे कि भाई डायरेक्टली स्पेसिफिक चीज़ों के लिए लगा हुआ है, अदरवाइज नहीं मानेंगे। सिमिलरली वेयर द कॉस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट लाइक वेजेस ऑफ ट्रेनीज और apprentices, their labor through directly spent on a product is not treated as direct labor। तो क्लियर हुआ अच्छे से। फिर क्या लिखा है, इंस्पेक्टर एनालिसिस एक्सेट्रा स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड फॉर सच प्रोडक्शन। मतलब किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिकली लगता है तो डायरेक्ट, अदरवाइज इनडायरेक्ट। क्लियर है। कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या मानेंगे, सिंपल सी बात है, इनडायरेक्ट। कुछ स्पेसिफिक दिया रहेगा, सब खर्चे के बारे में स्पेसिफिक के लिए लगा है, खर्चा दिया रहेगा तो इसको मानेंगे हम लोग डायरेक्ट। क्लियर है, ये सब यहाँ पे बातें को बोल रहा है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे क्या बोलेंगे, चार्जेबल एक्सपेंस, यानी कि ऑल एक्सपेंस विच कैन बी आइडेंटिफाइड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वो बताया था आपको, याद है, रॉ मटेरियल रॉयल्टी वाला जो बताया था आपको कि स्टिकर लगा हुआ है। और फिर मान लो आपने स्पेसिफिक मशीन हायर की है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। पढ़ के बताता हूँ, ऑल एक्सपेंस विच कैन बी आइडेंटिफाइड टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर एंड हैंस डायरेक्टली चार्ज टू अ सेंटर आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस। In other words, all expenses other than direct material, direct labor incurred specifically for a particular product, job, department, etc. called direct expense. These are directly charged to product। Clear है अच्छे से, directly charged to product। Example of such expense are royalty, excise duty, higher charges of specific plant and equipment, cost of any experimental work carried out specifically for a particular job, traveling expense incurred in connection with particular contract और job। किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो होगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है भाई, क्वेश्चन में प्रॉपर दिया रहेगा, डोंट वरी। ओवरहेड की बात करते हैं अपन। ओवरहेड मे बी डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और सच अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सर्विसेज विच कैन नॉट बी डायरेक्टली which cannot conveniently to be charged to a specific cost unit। Thus overhead are all expenses other than direct expense। सीख चुके हैं। In general terms, overhead comprises all expenses incurred for or in connection with general organization of whole or part of the undertaking, that is cost of operating supplies services used by the undertaking and including maintenance of capital asset। The main groups of into which overhead may be subdivided are, ये लिखा है प्रोडक्शन ओवरहेड हम सीख चुके हैं, जो प्रोडक्शन संबंधित हो, लाइक उसको बोलेंगे क्या, फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलेंगे, वर्क ओवरहेड भी बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलेंगे। क्लियर है। प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूडेड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री और वर्क और मैन्युफैक्चरिंग। लिखा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम सीख चुके हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होगा वो, लाइक लिखा हुआ है, दिस आर कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटिटी। एडमिनिस्ट्रेशन the overhead shall be excluded production overhead, marketing overhead and interest and finance charges। Administration overhead do not include administration costs relating to production, factory work or manufacturing। फिर selling overhead, selling overhead are expenses related to sale of product, services and included all indirect expense included in the selling the product or services। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो। क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड असल्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट के बारे में डिटेल में अपन देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट शीट यहाँ देखते हैं अपन। एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट, मेन एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट आर एस अंडर। पहले क्या लिखा है, इट डिस्क्लोजेस द टोटल कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। टोटल कॉस्ट मालूम चलती है, कॉस्ट पर यूनिट मालूम चलती है, ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस डूरिंग द गिवन पीरियड। क्या लिखा है, इट इनेबल द मैन्युफैक्चरर टू कीप अ क्लोज वॉच। जो मैन्युफैक्चर को क्या करता है, सक्षम बनाता है जिससे कि क्लोज वॉच कर सके एंड कंट्रोल कर सके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। क्योंकि मालूम चलता है ना कि भाई किस में कितना खर्चा लग रहा है, तो उसको देख पाएगा, उसको कंट्रोल कर पाएगा। सिंपल। बाय प्रोवाइडिंग अ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द वेरियस एलिमेंट ऑफ द करेंट कॉस्ट विद द पास्ट रिजल्ट। मैं जो बताया ऊपर में, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हेल्प होती है। एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी कि भैया स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब इंडस्ट्री का एवरेज कितना है, इंडस्ट्री में कितनी कॉस्ट लगती है और हमको कितनी कॉस्ट लग रही है। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ वेरियस इन कॉस्ट, है ना, कारण पता चल पाएगा कि क्यों कारण से खर्चा ज़्यादा लग रहा है। एंड टू एलिमिनेट द एडवर्स फैक्टर, क्यों खर्चा ज़्यादा क्यों लग रहा है, किसी रिसोर्स का मिस यूज तो नहीं हो रहा है। एंड कंडीशंस विच गो टू इंक्रीज द टोटल कॉस्ट, सब कॉस्ट से पता चलता है। टू एक्ट एज अ गाइड टू द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर को एक क्या बोलता है, गाइड के तौर पर एक्ट करता है। एंड
हेल्प हिम टू फॉर्मेटिंग द डेफिनिट यूजफुल प्रोडक्शन पॉलिसी। लाइक मान लो कि कितना प्रोडक्शन करना है, इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, क्लियर है, और कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहिए, ये सब। उसके बाद इट हेल्प इन फिक्सिंग अप द सेलिंग प्राइस मोर एक्यूरेटली। जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट मालूम चलेगा तो सेलिंग प्राइस को मोर एक्यूरेटली फिक्स कर पाएंगे, ऐसा। इट हेल्प टू द बिजनेस इट हेल्प टू द बिजनेस टू सबमिट कोटेशन विथ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। कि भाई कॉस्ट शीट रहेगी तो प्रॉपर कॉस्ट मालूम चलेगी, प्रॉपर कॉस्ट मालूम चलेगी तो हम लोग कोटेशन भेज सकते हैं। लाइक मान लो किसी कंपनी को किसी प्रोडक्ट की आवश्यकता है, तो क्या बोले कोटेशन निकालेगी कि भैया मेरे को कोटेशन मतलब कि हमको 1000 शर्ट खरीदना है, तो हमें कॉस्ट इक्विटी मालूम चलेगा तो हम इक्विटी सेलिंग प्राइस बता सकते हैं, है ना, अगेंस्ट टेंडर फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स, क्लियर है, ऐसा। ये लिखा है फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। जब आपको डिटेल फॉर्मेट मिलेगा अपन डिटेल्ड में समझते हैं, नो प्रॉब्लम। फटाफट अपन को बेसिक फॉर्मेट अच्छे से मालूम है। ये देखो ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। आपको वाली कॉस्ट शीट जो बताया था इससे पहले क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कैसे निकलता है ये, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरी इनवर्ट। मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस बोल सकते हैं इसको हम लोग, कि जो परचेस रॉ मटेरियल को परचेस करना है उससे संबंधित खर्चा होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्लियर है। फिर ऐसा करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और वहाँ पे मैं आपको स्टॉक बताया था, माइनस करेंगे अब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, क्योंकि भाई उसका उसको क्यों शामिल करो अपन कंट्रोल कंज्यूम में, जब वो तो अब नॉर्मल लॉस है, तो ऐसा। फिर डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। हालांकि इस समय बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि सी एंटर अभी कमाएगा, लेकिन आपकी बुक में जो दिया हुआ है ना, उसको आप लोग फॉलो करना प्रॉपर वे में, ठीक है, क्योंकि ये फाउंडेशन का लेवल है, उन लोग भी चाहते हैं कि एलिमेंट्री नॉलेज मिले, है ना, इसलिए उन लोग दिए हैं, क्लियर है। उसके बाद आएगा अपना प्राइम कॉस्ट। फिर क्या ऐड करेंगे हम लोग, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड देखो पहले बता चुका हूँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या आता है, प्राइम कॉस्ट, क्लियर है। जैसे हमारा प्राइम कॉस्ट आएगा तो क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। और फैक्ट्री ओवरहेड में ये सब खर्चे दिए हुए हैं, ये सब खर्चे दिए हुए हैं, क्लियर है। तो क्या खर्चे दिए हुए हैं फैक्ट्री ओवरहेड में, इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ पे आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। लूज टूल्स, ये भी मटेरियल का पार्ट है। फिर इनडायरेक्ट वेजेस भी यहीं पे आएगा। फिर फैक्ट्री का रेंट भी क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। लाइटिंग एंड हीटिंग कहाँ का, फैक्ट्री का, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। पावर एंड फ्यूल, क्योंकि पावर एंड फ्यूल यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि यहीं पर प्रोडक्ट बनता है। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ मशीन, क्लियर है। लाइक मान लो दिया रहेगा भाई कंप्यूटर वगैरह का, तो अपन डाल देंगे ऑफिस में, डिपेंड की क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस, लिखा है ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई आपको ऐसे करो, देखो आपको इसको तो थोड़ा सा तोड़ दो, निकल लो ड्राइंग, क्या कर लो, ड्राइंग, तो ऐसा ले लो ड्राइंग ऑफिस। देखो मैं को समझाता हूँ। मान लो कि कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपन देखते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट को कैसे बनेगा, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। तो फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए बनाते हैं डिज़ाइन, तो उसको बोलेंगे हम डिज़ाइन ऑफिस एक्सपेंस। ये अपन यहाँ पे इसको ऑफिस वर्ड क्यों लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं कि प्रोडक्ट जो फैक्ट्री बनता है, जो फैक्ट्री बनता है उसके डिज़ाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो फैक्ट्री में आता है उसके लिए खर्चा कर रहे हैं, इसलिए बोल यहाँ वर्ड लिखा है ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस। बट कहाँ पे आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, क्लियर हुआ। फिर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, मालूम है प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट होता है, जो कि फैक्ट्री में ही होता है प्रोडक्ट को सही शॉट बनाने के लिए। फिर डेप्रिसिएशन का किसका, प्लांट का, ये भी कहाँ पे आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। इंश्योरेंस फैक्ट्री का। वर्क मैनेजर सैलरी, लिखा है वर्क मैनेजर सैलरी, तो डेप्रिसिएशन प्लांट का, फैक्ट्री का, इंश्योरेंस फैक्ट्री का, वर्क मैनेजर सैलरी। तो यहाँ तक सिखाने में क्या बताते हैं आपको, क्या आता है यहाँ तक, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, क्या आता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यू को, माइनस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यू को। इसका मैं कितना विथ रीजन के साथ समझाया था डिटेल में, याद है। फिर क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट, या बोलेंगे वर्क कॉस्ट, या बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऐसा। फिर ऐड करेंगे हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। यहाँ पे देखो मैं शॉर्ट ट्रिक बताया था, इसको अपन क्या बोलेंगे, एफ। फिर इसको क्या बोलेंगे अपन, ए। इसमें क्या खर्चे आएंगे, रेंट एंड रेट्स कहाँ का, ऑफिस का। सैलरी कहाँ की, ऑफिस की। इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। टेलीफोन एंड पोस्टेज। प्रिंटिंग एंड स्टेशन, सब खरीदने का ऑफिस जैसा खर्चा है। डेप्रिसिएशन ऑफ, क्या लिखा है, फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट, ऐसा। लीगल एक्सपेंस ऑफिस में होगा। ऑडिट फी ऑफिस से संबंधित। बिजनेस बैंक चार्जेस ऑफिस से संबंधित, ऐसा। यहाँ तक क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर बताया था याद है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ सिखाया था आपको, एस फंस गए ना अपन, एस फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, याद आया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फंस गए, एफ एस याद कराया था। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो इसमें क्या खर्चा आएगा, शोरूम रेंट एंड रेट्स,
दुकान का संबंधित खर्चा, सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन, सब सेल्स से संबंधित खर्चा देखना, ट्रेवलिंग एक्सपेंस सेल्स वाला, प्रिंटिंग स्टेशनरी सेल डिपार्टमेंट का, एडवर्टाइजमेंट सेल्स वाला खर्चा, पोस्टेज सेल्स वाला खर्चा, कलेक्शन एक्सपेंस सेल्स वाला खर्चा, फिर कैरिज कैरिज आउटवर्ड बाहर सामान भेजने के लिए खर्चा किया, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी मैन, है ना, डिलीवरी मैन आप गुड्स भेजोगे ना, फिर सैंपल एंड फ्री गिफ्ट से भी हम लोग सेल्स करने के लिए या प्रमोशन करने के लिए हमने खर्चा किया। फिर क्या आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड करेंगे प्रॉफिट और लॉस, तो क्या आएगा, सेल्स, सिंपल। इससे बताया था फॉलोइंग आइटम्स आर हाउ एवर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। तो कौन कौन सा खर्चा हम शामिल नहीं करेंगे कॉस्ट शीट में, इनकम टैक्स खर्चे शामिल नहीं करेंगे, बता चुका हूँ कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं होता। डिविडेंड टू शेयर होल्डर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर, कैपिटल लॉसेस दैट इज लॉस आउट ऑफ सेल्स, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर और बैंक इंटरेस्ट, डोनेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब देखो प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है ना ये सब। डिस्काउंट ऑन शेयर और एंड डिबेंचर, कमीशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर, underwriting commission, writing of goodwill and preliminary expenditure, reserve for bad debt, transfer to all reserve or appropriation of profit, share premium, interest on capital, ड्राइंग ऑफ प्रोप्राइटर और ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ऑनर। ठीक है, क्लियर है। तो अब समझना ये सब प्रोडक्शन का हिस्सा है क्या, नहीं, अपन ऊपर में देखे ना कि प्रोडक्शन में क्या क्या खर्चा लगता है, उसी को हम लोग कॉस्ट में शामिल करेंगे, है ना। तो ये सब प्रोडक्शन का हिस्सा तो है नहीं, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन एकदम आसान है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट परचेस, परचेस निकालना है हमको। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला मालूम है हमको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। अब वो परचेस निकालना, परचेस लिख देंगे अपन यहाँ पर। फिर क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये माइनस में है तो इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस, क्लियर है। यहाँ प्लस में है कुछ नहीं है, मतलब क्या है प्लस, यहाँ पे क्या आके क्या आ जाएगा, माइनस, निकल गया 28,000 परचेस, सिंपल एकदम। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या दिया हुआ है लेसन 2 में, प्राइम कॉस्ट कितना लिखा है 33,500, डेप्रिसिएशन कितना लिखा है 1500, फिर क्या लिखा है, फैक्ट्री रेंट इज 200% ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसका जस्ट डबल करेंगे यानी कितना हो जाएगा 3,000। ये क्या आ जाएगा मेरा फैक्ट्री का रेंट, ये क्या आ जाएगा फैक्ट्री का रेंट। क्या निकालने बोल रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालते हैं हमको मालूम है, प्राइम कॉस्ट प्लस ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड तो आ जाएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट ऐड की फैक्ट्री ओवरहेड तो क्या आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड में आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, यहाँ लिख दिया अपन डेप्रिसिएशन। फैक्ट्री रेंट क्या है 200% ऑफ डेप्रिसिएशन, तो इसका 200% कर दिए, कितना आ गया 3,000। तो क्या आ गया यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, सब कर चुके हैं, वही वही तो है सब कुछ। क्या लिखा है लेसन 3 में, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना लिखा हुआ है 37,416, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है 600, डिस्काउंट ऑन सेल्स कितना लिखा हुआ है 50% ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, तो रिवर्स वर्किंग वाला क्वेश्चन है। सबसे लास्ट में आते क्या आता था, सबसे लास्ट में कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट, फिर क्या आता था सेल्स से, तो सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पर इससे पहले क्या आता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुँचने के लिए क्या करते थे, COGS करते थे, याद है, तो ऐसा करते थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर हमारा आता था कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपको ये निकालने बोल रहा है, आपको ये आएगा बैलेंसिंग फिगर, आपको ये निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना दिया हुआ है आपको 37,416 देखो कॉस्ट शीट याद होना कितना जरूरी है। रिवर्स वर्किंग वाला क्वेश्चन आ गया, ये लिखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना लिखा हुआ है 600, फिर लिखा है डिस्काउंट ऑन सेल्स 50% ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ है ये डिस्काउंट ऑन सेल्स, तो इसका 50%, 600 का 50% कितना आ गया 300। रिवर्स वर्किंग करेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ 36,516, इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा अल्टीमेटली। ये क्या आ गया बैलेंस, सिंपल। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ। फैक्ट्री कॉस्ट लिखा हुआ है 3,95,000, ओके। फाइंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट विच इज 7.315% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, ये आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकालने बोल रहा है, जो कि फैक्ट्री कॉस्ट का कितना है 7.315% है, तो कोई कुछ है ही नहीं है, तो कोई दिया हुआ है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया हुआ है, खुद ये खुद बोल रहा है कि जो फैक्ट्री कॉस्ट है ये उसका करना है 7.315%, तो ये आ जाएगा। ये क्या है, कुछ था ही नहीं, खुद तो बोल रहा है खाली कैलकुलेटर चलाना है। इधर से नंबर 5, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना दिया 58,000, फिर लिखा है नेट फैक्ट्री कॉस्ट के लिखा है 54,000, ओपनिंग WIP दिया हुआ है 8,000, फाइंड करना है क्लोजिंग WIP। ये क्या है, तो अपन कर कुछ है ही नहीं, तो ये लिखा है ग्रॉस,
ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना लिखा हुआ है 58,000। ठीक है, याद है क्या करते थे अपन, ओपनिंग WIP को प्लस करते थे, क्लोजिंग WIP को माइनस करते थे, तो आता था नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट सबको दिया हुआ 54,000। ओपनिंग कितना लिखा हुआ है 8,000, ये 8,000 ये आ जाएगा अपना बैलेंस। क्लियर है, करना ही भी क्या इसमें। ठीक है, अपना आ गया बैलेंस, है ना। वही अपन करेंगे, अपन को जो तरीका आता है, कैलकुलेटर चलाऊंगे तो भी चला सकते हो। कैसे चलाओगे, देखो एक इसमें है प्लस में है, ये भी किसमें है प्लस में है। अपन रिवर्स वर्किंग करेंगे तो 54,000 माइनस 58,000, क्लियर है, -8,000, तो भी आपका आंसर आ जाएगा अल्टीमेटली माइनस में। देखो अभी किया भी होगा, ये 58,000, ठीक है। देखो ये 58 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 58 प्लस 8 66 हो जाएगा, 66,000। एक इसमें समझ लो पूरा का पूरा दोनों किसमें प्लस में है, हम लोग क्या कर देंगे माइनस। तो 54 माइनस 66, देखो ये 54 माइनस 66, बड़ी संख्या में लगाया माइनस, तो किस में आएगा माइनस में आएगा, -12,000। क्लियर, यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, तो माइनस में है ही, ये आगे 12,000। बस कैलकुलेटर चलाना है, जो प्लस है उसको क्या कर देना है माइनस, कैलकुलेटर चलाना है तो कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, इसलिए 54,000 माइनस 58, ये प्लस में है, -58 -8 अपने आप आ गया 12। सिंपल एकदम। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ। यहाँ देखते हैं प्राइम कॉस्ट लिखा है 41,000। डायरेक्ट लेबर, अच्छा प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर शामिल है, क्यों लिखा देखते चलो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर। अच्छा, ये बोला डायरेक्ट लेबर में स्किल भी शामिल है 6,000 का, अनस्किल्ड शामिल है 2,000 का। ठीक है, फिर क्या लिखा है, वेरिएबल वर्क ओवरहेड इज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, यहाँ पे लिखा है वेरिएबल वर्क ओवरहेड इज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड फिक्स्ड वर्क ओवरहेड इज 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ओके, सेल ऑफ स्क्रैप इज 1800, फाइंड वर्क कॉस्ट। अच्छा, ये ऐसा बोल रहा है। देखो ये आया प्राइम कॉस्ट, कितना लिखा हुआ है 41,000। हम लोग क्या करते थे, वर्क ओवरहेड को प्लस करते थे, तो हमारे पास क्या आता था, वर्क कॉस्ट आता था, या वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट, ये जो वर्क ओवरहेड का डिटेल दिया हुआ है, ये बोल रहा है भाई जो वेरिएबल वर्क ओवरहेड है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है। तो डायरेक्ट वेजेस मतलब ये डायरेक्ट वेजेस लिखा हुआ है, डायरेक्ट वेजेस में क्या क्या शामिल है 6,000 और 2,000, मतलब कितना होगा 8,000। अब खुद क्वेश्चन बोल रहा है ना डायरेक्ट वेजेस में स्किल्ड और अनस्किल्ड शामिल है। अब एग्जाम में दिमाग मत चलाने लग जाना कि भाई स्किल्ड को ही हम लोग लेना है डायरेक्ट लेबर में, क्यों, खुद बोल रहा है ये डायरेक्ट लेबर कंसिस्ट ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना अपन को। डायरेक्ट ले अपन 8,000 का 100% कितना हो गया ये 8,000। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, फिक्स्ड वर्क ओवरहेड, ये लिखा है फिक्स्ड वर्क ओवरहेड, क्या बोल रहा है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, इसका 60%, 8 छक्के 4800, ये लिखा मैं 4800, ये 4800। क्लियर, माइनस कर देंगे अपन सेल ऑफ स्क्रैप, कहाँ गया 1800, ये कर दिया मैं 1800। ऐसा इन सब माइनस करने के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर 52,000 आ जाएगा माइनस में, 41 प्लस 8 प्लस ये माइनस ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 7। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट, अच्छा प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंस विच वुड यू डिसरिगार्ड इन द एस्टिमेटिंग कॉस्ट। अच्छा, जब कॉस्ट को निकालेंगे इनमें से कौन सा खर्चा डिसरिगार्ड करेंगे, रेंट, रेट्स एंड ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, नहीं इसको तो लेंगे भाई। बैड डेट इसको डिसरिगार्ड करेंगे, लिखा है क्या, हाँ बैड डेट। फिर डिस्काउंट अलाउड को भी डिसरिगार्ड करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है, उसको भी करेंगे। बैंक चार्जेस से तो ऑफिस में आता था, याद है ऑफिस में, कॉस्ट शीट में जाकर देखना एक बार, ये बैंक चार्जेस आता था ऑफिस में, कहाँ है, इसका ध्यान रखना ताकि आपके एग्जाम में गलती ना हो आपसे। ये बैंक चार्जेस है, देखो ये ठीक है, एग्जाम में गलती ना हो, इसका इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, MCQ वगैरह में आएगा तो उसका गलती कर दो। उसके बाद डोनेशन भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये डोनेशन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एस्टिमेटिंग कॉस्ट। इसके अलावा कुछ बोलते हैं इनकम टैक्स वगैरह, कितने सारे आपको बताया था, याद है मेरी नोट्स में बताया था, तो वो सब नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इफ प्राइम कॉस्ट 50,000, डायरेक्ट लेबर 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो यार ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो उसको अपन छोड़ देंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, यहाँ पर आया दोस्तों हमारा प्राइम कॉस्ट, कितना लिखा है प्राइम कॉस्ट 50,000, यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट लेबर 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट ये है 50,000, उसका 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये आ गया 35,000,
ये आ गया हमारा बैलेंस, कितना आ गया 15,000। ठीक है लोग, कहाँ है आंसर, कहाँ है ये 15,000। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 9 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 9, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 80,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 60,000, फैक्ट्री ओवरहेड 90,000, बिगिनिंग गुड्स इन प्रोसेस, अच्छा गुड्स इन प्रोसेस 15,000, द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज 240,000। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर समझ में आ रहा होगा आपको, क्या फैक्ट्री कॉस्ट लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर फैक्ट्री कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट असाइन टू द एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस। अच्छा, एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस मतलब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में आप क्या कॉस्ट को असाइन करोगे वापस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 80,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 60,000। खाली आपको डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद क्या जोड़ेंगे, बताया था एफ फॉर फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 90,000, तो क्या आता है हमारा ग्रॉस, क्या आता है हमारा ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, लिखा हुआ है बिगिनिंग गुड्स इन प्रोसेस प्लस करेंगे ओपनिंग माइनस करेंगे क्लोजिंग, क्लोजिंग तो नहीं दिया हुआ, निकालने बोला है। ठीक है, ठीक है, लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कितना लिखा 245, तो क्लोजिंग यहाँ पे कुछ क्यों नहीं दिया हुआ है, कुछ आ ही नहीं रहा होगा। प्राइम कॉस्ट कितना 140 प्लस 90 कितना हुआ 60 और 30, 60 और 30 दो 30 हुआ, दो 30 230 प्लस 15 245, तो 245 ये भी आ रहा है, 245 ये भी आ रहा है, तो उसको कुछ आया नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा है, एस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गिवन इज 245, सो देयर विल बी नो क्लोजिंग स्टॉक इन प्रोसेस। सही तो बात है। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तीनों को ऐड करने के बाद आ रहा है 245, और यहाँ पे लिखा है 245, कॉस्ट ही लिखा है 245, मतलब क्लोजिंग कुछ बचा ही नहीं है, यानी कि जो कॉस्ट लगा हुआ है वही पूरा का पूरा बिक गया, यानी कुछ में बिक गया मीन्स वही पूरा का पूरा यूज में आया, कुछ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बचा ही नहीं है, यानी कि साल के आखिरी में कुछ भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं था, पूरा का पूरा गुड्स बन चुका था। ऐसा आ गया था इलस्ट्रेशन नंबर 10 में। इलस्ट्रेशन नंबर 10, गिवन डाटा दैट फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री कितना लिखा हुआ है 30, ठीक है, लिखा है फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स लिखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री 50, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना लिखा है 190, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो फैक्ट्री वाला है ना, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जो आता है ना ये अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपको निकालना है। क्लियर है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपन क्या ऐड करते थे, ओपनिंग, क्या लिखा है ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, माइनस क्या करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर क्या आएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या है यहाँ पर, तो ये कितना लिखा है 190, लिख दिया 190, क्लोजिंग कितना था 50, ये लिख दिया 50, ओपनिंग कितना था यहाँ पर 30, ये लिख दिया 30। रिवर्स चलेंगे, जो माइनस था उसको कर देंगे प्लस, जो प्लस है कर देंगे माइनस। क्या है इसमें 90 और 50 240, 240 है ना, समझ में आ रहा है 90 और 50, 90 50 240, 240 माइनस 30 कितना होगा 210, ये आ गया 210, ये क्या आ गया अपना आ गया बैलेंस। क्लियर है, कॉस्ट शीट में पढ़े थे ना अपन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये कैसे किया है, ये रिवर्स वर्किंग किया है यहाँ, मतलब ये अलग से किया है, अपन कॉस्ट शीट के सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, अपन कॉस्ट शीट के सीक्वेंस में चल रहे हैं और अपन रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये तो राइटर है ना, इसको तो सब कुछ आता है ना भाई है कि नहीं, हम तो भाई स्टूडेंट है। क्लियर है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, फिर आता था COGS, याद आ रहा होगा आपको, फिर COGS में अपन ऐड करते थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ये सब याद है। फिर आता था हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कॉस्ट ऑप्शन कैसे आता था याद है ना, फैक्ट्री कॉस्ट आता था, ऐड करते थे अपन, कौन सा ऐड करते थे अपन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा। उसके बाद आता था हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसमें ऐड करते थे हम ओपनिंग फिनिश गुड्स, उसकी जगह लिखा है यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग, ऐसा क्लियर हो गया। तो फैक्ट्री कॉस्ट जो आया था उसमें अपन ऐड करते थे ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा, तो आता था हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसा। अब चलते हैं आगे इलस्ट्रेशन 11 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 11, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, हाउ मटेरियल कंज्यूम शो मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट। यानी तो पूरा कॉस्ट शीट हो गया ना, हाँ देखो तो पूरा कॉस्ट शीट बनाना है, ये दिया है ओपनिंग, ये दिया है क्लोजिंग, ये ओपनिंग रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP, ओपनिंग FG क्लोजिंग FG, है कि नहीं। तो क्या है फिर
परचेस ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, ये परचेस, ये क्या है मतलब अल्टीमेटली आपको ये ओपनिंग क्लोजिंग ये कहाँ कहाँ पर आपको अल्टीमेटली कॉस्ट शीट आनी चाहिए, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आना चाहिए, बाकी तो कुछ है ही नहीं। देखो कैसे, ये समझते जाना है ना, एक बार समझते जाना। ये रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ओपनिंग रॉ मटेरियल, फिर परचेस, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, क्या निकल गया अपना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। हम लोग ऐसे निकालते थे दोस्तों, ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हो तो ठीक, नहीं तो ना तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आके डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग, ये ओपनिंग था, फिर परचेस 60 प्लस 9, 960, 960 माइनस 50, 910, ये आ गया अपना 9,10,000, 9,10,000 डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, सिंपल। ये देखो ये रहा, क्लियर। फिर डायरेक्ट लेबर कहाँ चलेगा, ये वेजेस पेड कितना लिखा है 5 लाख, ये लिख दिया 5 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस कर रहे में इन्फॉर्मेशन दिया हो तो ठीक, नहीं तो इग्नोर कर देंगे। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, परचेस, वेजेस पेड, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, कुछ नहीं दिया हुआ है, इग्नोर। कितना हो गया 9 5 14,10,000, ये क्या आ गया दोस्तों हमारा प्राइम कॉस्ट। फिर क्या सिखाता है FAS फंसना, ये सब हो गया डायरेक्ट कॉस्ट, फिर फंसना नहीं है, F फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, कितना लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ पर 2 लाख, ये ऐड कर दूंगा मैं 2 लाख, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा उसके बाद अपन यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ग्रॉस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 14,216। फिर क्या सिखाया था मैं आपको, ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP, तो ओपनिंग 24, ये 24, क्लोजिंग 30, तो प्लस 24 माइनस 30, क्लियर है अच्छे से। तो प्लस करेंगे 24 माइनस करेंगे 30, तो यहाँ पर इफेक्टिवली कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर 6,000 इफेक्टिवली माइनस हो रहा है, तो 16,04,000 आ रहा आया हमारा, ये रहा 16,04,000, कहाँ गया ये क्या आ गया अपना फैक्ट्री कॉस्ट, क्लियर अच्छे से, फंसना ही बताया था FAS। फिर क्या करेंगे अपन, A फॉर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो अपन देखते हैं यहाँ पर लिखा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कितना लिखा है 50,000, ये कर दिया ऐड में 50,000, कितना आ गया अपना 16,54,000, कितना आ गया 16,54,000। फिर इसके बाद में क्या सिखाया था, ओपनिंग 16,54 आ गया, 16,54 को 16,54 आ गया। फिर अपन क्या करे थे, ये क्या आ गया अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, याद है ऑफिस और एडमिन को जोड़ने का क्या आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या करेंगे अपन, ओपनिंग प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन क्या सिखाया था, प्रोडक्शन मतलब फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये ओपनिंग 1,20 क्लोजिंग 1,10 प्लस 1,20 माइनस 1,10, ऐसा। इफेक्टिवली कितना ज़्यादा आ रहा है, 10,000 ज़्यादा आ रहा है, कितना आ जाएगा 16,64,000, सिंपल। ये आगे 16,64, ये 16,64, क्लियर है। क्या गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर क्या सिखाया था आपको, तो ऐसा क्या करेंगे अपन, FAS, एफ भी हो गया, एस मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कहाँ गया ये 30,000, प्लस कर दिया मैं 30, कितना आ गया 16,94,000, ये आ गया, ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पे आ गया सेल्स, सेल्स 20 लाख, ये आ गया 20 लाख। प्रॉफिट आ गया हमारी बैलेंस, कितना बैलेंस आ गया 16,94, 3,06,000, ये 20, ये 3,6, ये आ गया बैलेंस। कितना आसान है, बस कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। सेशन नंबर 12, क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट, द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। ओफो क्या सा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फटाफट करते, आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए हो। देखो, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक यानी ओपनिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, मालूम है कहाँ पर आने वाला है। रॉ मटेरियल ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है, मालूम है कहाँ पर आने वाला है। मैं मालूम है इससे बोल रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि अभी तक आप कॉस्ट शीट सीख चुके होंगे,
फिर WIP ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, आपको मालूम है कहाँ पे आने वाला है। फिर ये बता दूँ आपको, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कहाँ पे आता है बताओ? प्रोडक्शन के बाद, प्रोडक्शन के बाद तभी आपका आता है COGS। रॉ मटेरियल कहाँ पे आता है? मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए। WIP कहाँ पे आता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम में आएगा। कैरी इन व्हाट? डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस, ये भी किसमें आएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में आएगा। वेजेस, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। वर्क मेजर सैलरी कहाँ पे आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ये लिखा है खुद, वर्क यानी कि फैक्ट्री, ये खुद बोल रहा है फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी फैक्ट्री में आएगा। फैक्ट्री का रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस खुद बोल रहा है फैक्ट्री का है, फैक्ट्री में आएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, इसका ध्यान देना। अरे रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी भाई, ये तो कैपिटल नेचर खर्चा है ना, कैपिटल नेचर खर्चा है, डालना है तो बैलेंस शीट में डाल दो भाई, यहाँ पर तो नहीं आएगा। अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ पर नहीं आएगा, सीधी बात। पावर एक्सपेंस समझ में आ रहा है, कहाँ पे आएगा? फैक्ट्री में आएगा। अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन है तो फैक्ट्री में आएगा। जनरल एक्सपेंस किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये ऑफिस के लिए यूज़ किया जाता है, अकाउंट में भी यहाँ पर आएगा। सेल्स क्लोजिंग, आप सेल्स मतलब आपको दिया हुआ है भाई, सेल्स है अपनी। इनकम टैक्स आता है क्या? नहीं आता। डिविडेंड आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि प्रोडक्शन बेस का हिस्सा नहीं है। डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड फॉर आएगा क्या? नहीं आएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ आएगा क्या? नहीं। पेमेंट ऑफ सेल टैक्स यानी ये सब आएगा क्या? नहीं आएगा। पेमेंट ऑफ सेल टैक्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, हाँ ये आएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस आएगा। 9250, क्यों? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है? 9250, 9250, 9250, ये 9250। क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेस, फिर क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपका आ गया डायरेक्ट मटेरियल नहीं, उसके बाद ये भी इन्फॉर्मेशन दी थी ना, ये कैरी इनवर्स, तो आ गया आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर आएगा वेजेस, तो फिर क्या आएगा? अपना प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस ने दिया हुआ तो इग्नोर। फैक्ट्री एक्सपेंस में दिया हुआ है वर्क मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री एम्प्लॉय की सैलरी, फैक्ट्री रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, पावर एक्सपेंसेस, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। तो यहाँ तक क्या आता था? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ओपनिंग को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो क्या आ गया? नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो बोलना है बोलो। फिर जनरल एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जनरल एक्सपेंस या फिर क्या बोलेंगे? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, आपको याद रखने के लिए लिख दिया मैं। यह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। फिर ओपनिंग को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग एक्सपेंसेस अपन लिखे लास्ट में 9250, इसको भी अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस को भी, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेल्स। कितना आसान है यार ये तो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। लेसन 30 में क्या लिखा हुआ है? मिस्टर गोपाल फर्निशेज द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। ठीक है। डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा हुआ है, डायरेक्ट लेबर चार्जेस लिखा हुआ है, प्राइम कॉस्ट दिख गया। फिर मशीन ओवरहेड वर्क, मशीन ने कितने घंटे काम किया? 9 घंटे का, मतलब मशीन आवर्स वर्क, मशीन आवर वर्क, मतलब मशीन 900 घंटे काम किया और 1 घंटे का रेट कितना है? 500। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिखा हुआ है। ठीक है, कितना लिखा हुआ है? 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ठीक है। फिर सेलिंग ओवरहेड लिखा हुआ है, सेलिंग ओवरहेड क्या लिखा है? 0.5 पर यूनिट। देखो जो लिखा है ना सेलिंग, क्या लिखा है? सेलिंग। तो सेलिंग ओवरहेड लिखा है तो किससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे? यूनिट सोल्ड से। कितना लिखा है? 16,000, 16,000 से, यानी कि 16,000 इंटू 0.5। वाई? क्योंकि क्या लिखा है? सेलिंग ओवरहेड, तो सेल से संबंधित लेंगे। फिर क्या लिखा है? यूनिट प्रोड्यूस कितना लिखा हुआ है? 70,100। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट फ्रॉम द अबो शोइंग कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। कॉस्ट शीट बन गई तो कॉस्ट पर यूनिट भी निकल जाएगा, और प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड। यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूँ, अभी बता देता हूँ क्वेश्चन के साथ। तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और इन दोनों में प्रॉब्लम तो है नहीं, ये दोनों को ऐड किए, क्या आया? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं, खुद बोल रहा है कि भाई फैक्ट्री का खर्चा कितना है, मशीन में ने इतने घंटे काम किया और 1 घंटे का रेट है 45, ये आ गया 4500, ये आ गया फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी अपन लिख दिए, नो प्रॉब्लम। ये क्या आ गया? वर्क कॉस्ट, नो प्रॉब्लम। फिर आते अपन एडमिशन ओवरहेड, क्या लिखा है? खुद बोल रहा है 20% ऑन वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट ये आया था, ये आया था वर्क कॉस्ट, इसका किए 20%, ये आ गया 5700। क्लियर है। तो वर्क कॉस्ट में अपन ऐड करेंगे अपन एडमिशन ओवरहेड, तो क्या आता था हमारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है, ये मतलब ऑफिस एंड एडमिशन ओवरहेड क्या आता था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर अब देखो, अब ध्यान देने वाली बात ये है, एकदम ध्यान देना। यह है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अपन करते क्या था अल्टीमेटली? ओपनिंग क्लोजिंग तो यहाँ पे है ही नहीं। क्लियर है, यहाँ पर आ गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग तो है ही नहीं, अब अपन चलते ऊपर की तरफ। ध्यान देना, एकदम इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यूनिट हमने कितनी प्रोड्यूस की थी? 17,100। कितना बेचा हमने? 16,000। मतलब कि क्लोजिंग FG कितना बच गया हमारा?
1100। कितना बच गया? 1100 यूनिट। एकदम ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर जो आया हमारा क्या आया है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद अपन करते थे प्लस ओपनिंग एफ जी माइनस करते थे प्लस करते थे अपन ओपनिंग एफ जी माइनस करेंगे क्लोजिंग एफ जी। ये है, नहीं तो मैंने किया डैश। अब क्लोजिंग एफ जी की जो वैल्यू निकालेंगे अपन, कहाँ से निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि वर्क कॉस्ट हो गई, हमने एडमिन ओवरहेड को जोड़ दिया, यहाँ पर निकली हमारी मेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ तो क्या थी? वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट थी। इसको जोड़ने का था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या बताया था? फिनिश गुड्स, याद है? रिकॉर्डेड करवाया था। तो ध्यान देना 34, अच्छा ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा समझाया तो था ना? समझाया था, वापस समझा देता हूँ कि क्लोजिंग एफ जी का फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला देखें तो अपन क्या देखेंगे एकदम याद रखने के लिए। क्लोजिंग यूनिट हमारी कितनी बची? इनटू कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर है? तो क्लोजिंग यूनिट हमारी कितनी बची कि भाई 17,100 में से मैंने 16,000 को बेच दिया। कितना बचा? 1100 बचा। यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1100 इंटू कॉस्ट पर यूनिट। इंटू क्या करना है? कॉस्ट पर यूनिट। तो मैं कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालूंगा मैं कि भाई 34,200 का जो खर्चा लगा है मेरा, 34,200 खर्चा जो लगा है वो कितने के लिए लगा है मेरे को? 17,100 के लिए लगा है। सिंपल, 0000 कैंसल, है ना? 17 दूनी 34, 1 दूनी 2, ये आ गया 2 रुपये। तो कितना आ गया? 1100 इंटू 2 कितना आ गया? 2200। क्या आ गया? 2200। तो ओपनिंग तो कुछ नहीं पर क्लोजिंग कितना है? 2200। तो 34,200 माइनस करूंगा 2200, कितना आ जाएगा? 32,000। यहाँ पर आ गया 32,000। क्लियर है? ये हमारा तरीका है। उसने क्या किया? उसने ये किया है कि भाई 34,200 है यहाँ पर कॉस्ट। उसने क्या किया कि डायरेक्ट वो निकाला कॉस्ट पर यूनिट। कितनी निकाला उसने? दो निकाला। और हमने कितना बेचा? 16,000 यूनिट को बेचा है, तो उसने डायरेक्ट यहाँ पर ऐसा कर लिया है। तो मैं फिलहाल चल रहा हूँ कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से। क्लियर है? तो 34,200 माइनस 2200 कितना आ गया? 32,000 आया। क्लियर है? 32,000 आया। इसको मैं 2 मिनट की साइड कर देता हूँ। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग एफ जी माइनस क्लोजिंग एफ सी। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग एफ जी माइनस क्लोजिंग एफ जी। क्लियर है? ये क्या था हमारा? सी ओ जी एस। क्लियर है? सी ओ जी एस आ गया 32,000। फिर करूँगा ऐड करूँगा सेलिंग ओवरहेड। कितना बोला था मैं? 16,000 में करूँगा ऐड, क्योंकि मैंने इतना सेल किया। कितना आ गया मेरा? ये आ गया 8,000। कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ गया मेरा? 40। दोनों को ऐड कर दूंगा। 32 + 8 कितना आ गया? 40 आ गया। उसको माइनस ना समझ लो इसलिए मैं मिटा देता हूँ। और चलो बच्चे समझ लिए सर वो माइनस क्यों लिखा हुआ है। तो 32 आ गया मेरा। 32 + 8 कितना आ गया? 40। क्लियर है? ऐसा तो कोई डाउट ही नहीं होगा। 16,000 कैलकुलेशन है, सेलिंग है मतलब सेल से संबंधित अपन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई हम जो यहाँ पर सोल्ड कर रहे हैं 16,000 इंटू 4, सेल्स कितना आ गया? 64,000 आ गया। ये आ गया अपना 64,000। ये अल्टीमेटली हमारा क्या आ गया? बैलेंस कितना आ गया? 24,000 आ गया बैलेंस। अब क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट था कि कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट। तो अपन यहाँ पे निकाल चुके, कॉस्ट पर यूनिट कितना निकाल चुके? 2 निकाल चुके हैं। फिर क्या निकालना है? प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड, कि भाई पर यूनिट सोल्ड का प्रॉफिट कितना आया। तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। 24,000, 24,000 आया टोटल प्रॉफिट। कितना सोल्ड करने पर? 16,000 को सोल्ड करने पर। आगे 1.5। इसमें नो प्रॉब्लम, है ना? मतलब अल्टीमेटली भाई 24,000 आया, तो 24,000 प्रॉफिट कमाया, तो एक यूनिट में कितना कमाए, है ना? यानी कि 16,000 को बेचकर, 16,000 यूनिट को बेचकर आपने कितना कमाया? 24,000 रुपये कमाया। तो एक यूनिट में कितना कमाया? क्लियर है? तो इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड करते थे बचपन में अपन। तो 24,000 इंटू 1/16,000, वो आ गया 1.5। क्लियर है? तो बचपन में करते थे अपन। और क्या निकालने बोल रहा है अपन को? आगे देख लेते हैं अपन। प्रॉफिट फॉर द पीरियड है तो आ ही गया ना 24,000, इसकी बात ही नहीं है। क्या है? खत्म हो गया क्या? खत्म। चलो मज़ा आया दोस्तों? एकदम सिंपल लग रहा होगा। बड़ी मेहनत भी की थी मैंने आपको समझाने के लिए। ठीक है? और आपको वीडियो कैसा लगा बताइए। और नेक्स्ट चैप्टर जो है मैंने पहले वन शॉट में अपलोड किया है, चैप्टर नंबर 5। इसके बाद में जैसे जैसे होगा वैसे अपलोड करते जाऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच।